अच्छा हम लोग करते हैं अब जो है ना 31 से 50 तक करेंगे। आवाज़ आ रही है सबको मुझे बता दो? मसला तो नहीं हो रहा आवाज़ के अंदर कट तो नहीं रही? सही है चलो अब जो है ना 31 से 50 तक करेंगे। इसके अंदर जो है ना बहुत बच्चों वाले सवाल हैं और कुछ सवाल जो है ना वो रिपीटेड है तो वो मैं दोबारा नहीं करवाऊँगा। वो सवाल पीछे से देख के दोबारा समझ लेना क्योंकि वो रिपीटेड सवाल हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 31 पर आओ। देखो इसमें लिखा हुआ है कि द जीएम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन द जीएम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन ऑन अ सर्टेन वेरिएबल फाउंड एस 16.2 यानी कि जीएम में हम लोग को जीएम गिवन है। यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन जो है वो 16.2 गिवन है और एन भी पता है हम लोग को यहाँ पे यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 10 आ गई। ठीक है, लिखा हुआ है कि इट वाज लेटर चेक्ड दैट वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वाज रॉन्गली एडेड एस 12.9। ठीक है, यानी कि 12.9 जो है ना वो गलती से ऐड हो गई थी। जैसे हम लोगों ने अर्थमेटिक वाला किया था ना, मीन अर्थमेटिक मीन वाला, कि उसके अंदर एक गलती से वैल्यू ऐड हो गई थी। अब यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन वाली चीज़ है। अब यहाँ पर जो है हम लोग को क्या करना है कि 12.9 जो है ना वो गलती से ऐड हो गई थी, जबकि जो है वो उसकी जगह हम लोग को कौन सी वैल्यू ऐड करनी थी, 21.9। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या बताना है कि अब दोबारा से हम लोग को करेक्ट जीएम बताना है, करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन बताना है। पहले हम लोग के पास ज्योमेट्रिक मीन कितना था, 16.2, और अब जो है वो हम लोग को बताना है दोबारा से, जबकि जब हम लोग जो है वो वैल्यू 12.9 निकालेंगे और 21.9 ऐड करेंगे। तो अर्थमेटिक मीन वाला तो सबको आ गया होगा अब तक, क्योंकि एक सवाल मैंने दिया था करने के लिए। ठीक है, तो जो है बाकी आगे होगा सबको कैसे करते हैं। सही है, अब जीएम में देखो क्या करेंगे। जीएम का फॉर्मूला मैंने बताया था कि जीएम इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी, और वो डॉट डॉट चलेंगे कि मतलब जितनी वैल्यूज होंगी और पावर जो है उसकी एन होगी, यानी कि जितनी अंदर वैल्यूज होंगी उतनी ही उसकी पावर होगी। ठीक है, तो अब देखो मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द जीएम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन। तो मेरे पास मैं एन की जगह यहाँ पे 10 लिख सकता हूँ क्योंकि एन मेरे पास 10 आ गया। ठीक है, अब अंडर रूट के अंदर मैंने क्या लिखा, मैंने जो है वो वैल्यूज को मैंने एक्स का नाम देना शुरू कर दिया। तो मर्जी है ए का दे दो बी का दे दो, मैंने एक्स का नाम शुरू कर दिया देना कि x1 इंटू x2 इंटू x3, और यहाँ से लेके मैं चला गया x10 तक। ठीक है, यानी कि 10 मेरे पास ऑब्जर्वेशन है और उनका जीएम जो मेरे पास आ रहा है वो क्या कर दिया मैंने, 16.2। ठीक है, तो जो है मेरे पास यहाँ पे दो चीज़ें पता थी मुझे, एन और जीएम पता था मुझे। सही है, तो मैंने ये वाली पहले फॉर्म बना ली। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने दोनों तरफ जो है वो अ, इस वो करी है, 10th मतलब 10th रूट लगाया मैंने दोनों तरफ जो है ना, 10th स्क्वायरिंग करी है। स्क्वायरिंग कह रहा हूँ मतलब 10th लगा के जो ना, पावर 10 लगा के मैंने रूट खत्म किया है, वहाँ से रूट खत्म कर दिया और यहाँ पर जो है मैंने 10 अप्लाई कर दिया पावर में। तो मेरे पास जो है वो यहाँ पे इस तरफ रूट खत्म हो गया। अब देखो मैंने क्या करना है कि इसमें हम लोग किस तरह निकालेंगे, कि देखो लिखा हुआ है उसमें सवाल के अंदर, गौर से देखो कि लिखा हुआ है कि आपके पास जो है वो ऑब्जर्वेशन के अंदर एक वैल्यू जो है वो गलती से ऐड हो गई और वो वैल्यू हम लोग को गिवन है। वो वैल्यू हम लोग को कौन सी गिवन है, 12.9। कि 12.9 आपके पास एक वैल्यू गलती से ऐड हो गई। तो फर्ज कर लो कि x1 x2 x3 x4 से लेकर x9 तक मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं, और x10 जो है ना वो भी एक वैल्यू है, और फर्ज कर लो वही वैल्यू x10 जो वैल्यू है ना वो वही वैल्यू है जो हम लोग के पास गलती से ऐड हो गई। ठीक है, तो मैंने उसकी जगह x10 की जगह मैंने क्या लिख दिया, मैंने 12.9 लिख दिया जो कि मेरे पास गलती से ऐड हो गई थी। ठीक है, तो मैंने x10 नहीं लिखा, मैंने वहाँ पे 12.9 लिख दिया और इज इक्वल टू 16.2 की पावर 10 वैसे रही। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, देखो उसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पर, कि अब मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो अर्थमेटिक का अलग प्रोसीजर था, इसका अलग प्रोसीजर है कि हम लोग कैसे करेक्टेड जीएम निकालते हैं। अब मैं करेक्टेड जीएम निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि अब मेरे पास यहाँ पे सवाल में गिवन है कि इनफैक्ट इट वाज 21.9। ठीक है, यानी कि 21.9 मुझे ऐड करवानी थी। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं x1 से लेके x9 तक जो है वो वैल्यूज वैसी रखूंगा और 12.9 भी वैसी रखूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं दोनों साइड पर जो है वो 21.9 और 21.9 मल्टीप्लाई करवा दूंगा। ठीक है, दोनों साइड पर ये चीज होगी, दोनों विराज, ये साइड पर सेकंड जो लास्ट है। वाला जरा सेकंड लास्ट वाला दोबारा समझाना। मतलब जब तुम 12.9 इज इक्वल टू 16.2 की पावर 10 के बाद जो नीचे आए तो तुमने 21.9 से मल्टीप्लाई करवा दिया और 12.9 से हाँ डिवाइड, ये वाला जरा हाँ हाँ, समझाना। मैं बता रहा हूँ वही बता रहा हूँ, वही वाला स्टेप है। देखो मैंने क्या किया है, मैं बता रहा हूँ, देखो x1 से लेके x9 तक वैल्यूज रखो और उसके बाद जो है ना 12.9 जो है वो 10th वैल्यू रखो। अब मैं अभी बताता हूँ कि मैं डिवाइड में लेके गया हूँ। सही है, ये तो साफ पता चल रहा है ना सबको, मैं डिवाइड के अंदर लेके चला गया, लेकिन मैंने दोनों तरफ जो है वो 21.9 और 21.9 को मल्टीप्लाई करवाया। वहां से जो मेरे पास 12.9 आ रही थी ना वैल्यू, उसको मैं डिवाइड के अंदर ले गया। ठीक है, मैं उसको इक्वल्स के इधर ले गया और जो है वो मेरे पास 12.9 यहाँ पर वैल्यू आ गई। ठीक है, तो
यहाँ से ये सबको ये वाले स्टेप क्लियर हो गया कि सबसे पहले हम लोग x1 से x9 तक वैल्यू रखेंगे और 10th वैल्यू जो होगी वो मेरे पास गलत वाली वैल्यू रखूंगा, यहाँ पे 12.9 रखूंगा। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा कि दोनों तरफ मैं अपनी करेक्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ठीक है, और जो मेरे पास अनकरेक्टेड वैल्यू थी मैं उसको इक्वल के उधर लेके डिवाइड करवा दूंगा। उसके बाद मैंने इसको सॉल्व करवाया तो मेरे पास जो है यहाँ से अब देखो मैंने क्या किया यहाँ पे x1 x2 x3, उसके बाद मैंने डायरेक्ट जो है वो x10 लिख दिया। मतलब मैंने 21.9 को मैंने x10 क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास अब वो करेक्टेड वैल्यू है ना, वो x10 वाली वैल्यू है। तो मैंने वहाँ पे जो है वो 21.9 रखा था, तो मैं उसको अब x10 भी लिख सकता हूँ कि वो मेरे पास 10th वैल्यू है। तो ठीक है, मैंने वहाँ पर जो है वो एक प्रोग्रेशन बना दी कि x1 से लेके x10 तक मेरे पास ये वैल्यूज हैं, जिनका मेरे पास जो सम आ रहा है वो इतना आ रहा है 2.113 10 की पावर 12। सही है। अब जो है वो मैंने दोनों तरफ जो है वो करी है 10th, मतलब मैंने 10th रूट लिया, मैंने SBS लिखा है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे 10th रूट लिया मैंने दोनों तरफ, ठीक है, क्योंकि हम लोग के पास 10 ऑब्जर्वेशन थी ना, तो मैंने इसलिए यहाँ पे 10 रूट लिया है, मैंने दोनों तरफ 10 रूट लगाया। उसके बाद जो है मैंने, अब देखो तुम लोग जब इक्वल के इस तरफ वाली साइड पर आओगे, लेफ्ट हैंड साइड वाली पर, तो तुम लोग के पास जो है ये वाला चीज जो है ना ये पूरी GM बनाएगी, यानी कि पावर 10 और अंडर रूट x1 से लेके x10 तक ये पूरी चीज क्या बना रही है जो हम लोग को शुरू में पता चल गई थी GM, ठीक है। तो वो मैं इस पूरी चीज को मैं GM भी तो सपोज कर सकता हूँ कि ये वाली पूरी चीज मेरे पास GM है, ठीक है। तो मैंने इस पूरी चीज को GM लिख दिया और आगे जो है मैंने ब्रैकेट कह रहा हूँ ये रूट सॉल्व करवा के और जो है वो आंसर लिख दिया 17.0, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है वो मेरे पास इतनी आ रही है, ठीक है। तुम लोग वैसे ये वाली कैलकुलेट कर लेना वैल्यू 2.113 इंटू 10 की पावर 12 जो है ना, और अंडर रूट 10 ये ऐड कैलकुलेट कर लेना, शायद मेरे पास गलत आ रही हो आंसर जो है ना 17 पॉइंट, ये वैसे मैंने कैलकुलेटर किया नहीं था, मैंने बस ऐसे ही अंदाजे से लिख देते ना सर वाले आंसर में, ठीक है। तो ये एक दफ़ा कैलकुलेट करके देख लेना कि आंसर क्या आ रहा है, वो वाला जो आंसर आएगा ना वो यहाँ पे लिख देना, ठीक है। लेकिन इसका प्रोसीजर ये रहेगा, GM का ये वाला होगा, AM का वो वाला होगा जो मैंने बताया था इनकरेक्टेड सम वाला। सर ये अब क्वेश्चन नंबर 32 पर आओ, बकास नीचे कर दो। देखो 32 के अंदर जो है ना जो पार्ट बी है ना वो मैं नहीं कराऊंगा, पार्ट बी हम लोग कर चुके हैं पहले से। देखो तुम लोग पहले पार्ट बी में बता देता हूँ। पार्ट बी के अंदर देखो लिखा हुआ है कि शो दैट AM ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स वेयर फ्रीक्वेंसीज आर इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग नंबर्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1/3। तो ये वाला सवाल हम लोग तकरीबन कोई क्वेश्चन नंबर 8 था या क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह का सवाल था। तो उसके अंदर हमने क्या किया था, वेटेड मीन निकाला था ना। मैंने तुम लोग को बताया था कि ऊपर जो हम लोग वेटेड मीन को मतलब जो है वो नेचुरल नंबर को उसी की जो है वो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू से हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे और नीचे जो है वो 1 + 2 + 3 + n कर देंगे। तो ये वाली पूरी डेरिवेशन होती है, तुम लोग को वैसे भी याद करनी पड़ेगी। तो ये वाला सवाल मैं वैसे ही ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो मैं इसलिए वाला करवा नहीं रहा। ये हम लोग को सिर्फ प्रूफ करवाने के सवाल के अंदर जो चीज़ है वो वाली चीज़ आनी चाहिए, तो वही चीज़ आ रही है एग्जैक्ट, वो पहले कर चुके हैं। पहला पार्ट देखो क्या लिखा हुआ है, शो दैट द AM ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स इज n + 1/2, ठीक है। यानी कि हम लोग को ये वाली चीज़ जो है वो प्रूफ करवाने के फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो अर्थमेटिक मीन आ रहा है ना वो हमारे पास आ रहा है n + 1/2, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके लिए देखो, इसके लिए हम लोग ने ये भी डेरिवेशन ही एक तरह की, ये डेरिवेशन ही है बल्कि, ठीक है। तो ये हम लोग को याद भी कर लो और बाकी थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो समझ में भी आ जाएगी। देखो लिखा हुआ है कि द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, अगर मैं फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स निकालूँ तो मेरे पास क्या होंगे, 1 2 3 4 और फिर n की पावर n-1, फिर n इस तरह से चलते रहेगी ना, मेरे पास वैल्यू चलते रहेंगी ना। मुझे तो नहीं पता कि मेरे पास कितनी वैल्यूज है, n दिया हुआ है तो यहाँ पर मैं 1 2 3 4 और आगे में लिख सकता हूँ n-1 और आगे फिर कॉमा डाल के n लिख सकता हूँ। तो मेरे पास वही चीज़ बनेगी कि मतलब वैल्यूज जो है वो ऐड होती जा रही है। सही है। अब मैंने लिखा हुआ है कि सम ऑफ, अब देखो यहाँ पर जो है ना ये वाली चीज़ किससे निकलेगी, ये सम ऑफ उससे निकलेगी, सम ऑफ AM से, जो अर्थमेटिक मीन का जो सम होगा ना उसके फॉर्मूले से निकलेगी। अगर तुम लोग को याद हो तो स्टेयर वगैरह में हम लोगों ने शायद पढ़ा था ये कि सम का फॉर्मूला इसका क्या होता है, n/2 2a + n-1d, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग के पास ये फॉर्मूला होता है, ये याद कर लेना, n/2 2a + n-1d, सही है। तो a जो होता है हम लोग के पास यहाँ पे क्या होता है, a हम लोग के पास यहाँ पे पहली वैल्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है ना ए हमारे पास पहली वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, जो मेरे पास देखो प्रोग्रेशन के अंदर आ रही है 1, सही है। ए मेरे पास यहाँ पे मैंने बराबर में लिखा हुआ है, ए मेरे पास 1 हो जाएगा। और डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, ये तो तुम लोगों को पता होगा कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना, कि दूसरी वैल्यू में से पहली वैल्यू में माइनस करवाता रहूँगा तो मेरे पास जो है वो कॉमन डिफरेंस आता रहेगा। तो जब 2 में से 1 करवाओगे, 3 में से 2 करवाओगे, 4 में से 3 करवाओगे तो 1 आता रहेगा। उस तरह से मैंने जो है वो यहाँ पे सारी वैल्यू सेट करी। एन मुझे भी पता नहीं था, एन की वैल्यू एन ही रखूंगा मैं, ठीक है।
मैंने 2 और फिर a की जगह 1 कर दिया, n माइनस 1 d की जगह 1 रख दिया, इस तरह से मैंने इसको सॉल्व करवाया। तो मेरे पास जो है एस एन इज इक्वल्स टू एन एन प्लस 1/2 आ गया। अब ये जो मेरे पास चीज़ आई है ना, ये मेरे पास सम आया है। अब तुम लोग को याद होगा कि अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एम इज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या, यहाँ से मुझे एक चीज़ पता चल गया, यहाँ से मुझे सम तो पता चल गया, और एन मेरे पास एन ही था तो मैं उसको एन रखूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स की जगह मैंने वही वाली चीज़ रख दी जो मैं निकाल चुका हूँ पहले। ठीक है, तो n और n प्लस 1/2 मैंने ऊपर रखा। उसके बाद जो है मैं वहाँ से मैंने थोड़ा बहुत ये आगे पीछे करके रेसिप्रोकल करके 2 नीचे ले जाकर जो है ना मैंने सॉल्व कर दिया, n से n कैंसिल हो गया, तो मेरे पास वही वाली चीज़ बन गई सवाल वाली n प्लस 1/2। ठीक है, तो ये वाला सवाल जो है ना मीन निकालना था हम लोग को फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का। तो पहले तो मीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सम डिवाइडेड बाय n। तो n जो है वो यहाँ पर n ही दिया हुआ है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, और सम हम लोग किससे निकालेंगे, अर्थमेटिक सम से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम से निकालेंगे। सही है, और बाकी बी पार्ट जो है वो हम लोग पहले कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर उसके बाद ये कौन सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 33 पर आओ। इसके अंदर भी देखो ये वाला पूरा सवाल हम लोग कर चुके हैं। पार्ट ए में करा नहीं रहा क्योंकि हम लोग ये पार्ट ए हम लोग कर चुके हैं, हम लोग और करोगे तो ये वाली प्रूफ जो चीज़ें होती है ना ये हम लोग करवा चुके हैं, अभी मैं बता चुका था तुम लोगों को कि कैसे निकालते हैं ए एम, और फिर जी एम कैसे निकालते हैं, और फिर एच एम में क्या करेंगे कि एच एम का रिलेशन लगाएंगे जी एम स्क्वायर अपॉन ए एम, और उसके अंदर जो है वो ए एम और जी एम वाली वैल्यूज पुट कर देंगे रेसिप्रोकल वगैरह करके जो है, और वो हम लोग एच एम के आंसर लेंगे। सही है, अब सेकंड पार्ट ये था कि हम लोग को प्रूफ करवाना है कि प्रूफ दैट जी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन एच एम। ये वही वाली चीज़ है, अगर मैं ए एम को उधर ले जाऊंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एच एम इज इक्वल्स टू जी एम स्क्वायर अपॉन ए एम। ठीक है, वही वाली चीज़ है ये, तो ये हम लोग को प्रूफ करवाना है कि ये हुआ कैसे। अब इसकी जो है ना डेरिवेशन भी बनानी है, ये मे भी सर पूछ सकते हैं सवाल के अंदर, पेपर के अंदर। तो देखो अब ये जो है ना तीन ये वाली जो चीज़ प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर हम लोग बनाते हैं तो हम लोग कैसे बनाएंगे, यानी कि अगर मैं बना रहा हूँ कि फर्स्ट करो मैंने जो है वो वैल्यू रखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7, ये सारी बन गई। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास तो वैल्यूज गिवन नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे प्रोग्रेशन कैसे बनाऊंगा, ए कॉमा ए एम कॉमा बी। ठीक है, इस तरह से मैं प्रोग्रेशन बनाऊंगा, यानी कि मेरे पास बीच के अंदर जो है वो ए एम आ जाए, यानी कि अर्थमेटिक मीन ये होता ही है ना कि हमारा एवरेज होता है, जो बीच वाली वैल्यू होती है बिल्कुल सम होता है। ठीक है, तो मैंने एक ए और बी के बीच में रख दिया ए एम। सही है, मेरे पास अब यहाँ पर एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। अब देखो अगर मैं इसका कॉमन डिफरेंस निकालूंगा, मैंने सी डी जो लिखा हुआ है कॉमन डिफरेंस है, तो मेरे पास कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, ए एम में से जो है वो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया कि ए एम माइनस ए और इज इक्वल्स टू बी माइनस ए एम, यानी कि मैं पहले ए एम में से ए माइनस करवाऊंगा और फिर मैं बी के अंदर से जो है वो ए एम माइनस करवा दूंगा। तो मैं इसको इस तरह भी तो लिख सकता हूँ इक्वल करके कि ए एम माइनस ए इज इक्वल्स टू बी माइनस ए एम। ठीक है, उस तरह उसके बाद मैंने क्या किया, दोनों ए एम को मैं उस तरफ ले गया, सॉरी ये वाले ए एम को मैं उस तरफ ले गया, तो ये 2 ए एम हो गया, और बाकी जो है वो ए प्लस बी इस तरफ हो गया। अब देखो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, मुझे ज्योमेट्रिक मीन पर मैं आया हूँ, ज्योमेट्रिक मीन के लिए मैं क्या करूँगा, दोबारा से अपनी जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाऊंगा, वही सेम बनाऊंगा जैसे मैंने ए एम में बनाई थी। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ए जी एम और बी बनाऊंगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जो है वो मैंने कॉमन डिफरेंस निकाला। तुम लोगों को पता होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक मीन के अंदर जो है वो हम लोग क्या करते हैं, वो कॉमन रेशो निकालते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कॉमन डिफरेंस निकालते हैं और ज्योमेट्रिक के अंदर कॉमन रेशियो निकालते हैं। यहाँ पे यानी कि यहाँ पर जो है वो डिवाइड हो जाती है वैल्यू, जो सेकंड वाली होती है उससे डिवाइड हो जाती है। यानी कि मैंने यहाँ पे क्या किया कि जीएम को मैंने पहले ए से डिवाइड करवाया, उसके बाद मैंने बी को जो है वो जीएम से डिवाइड करवा दिया। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि जीएम डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाई जीएम, जैसे मैंने ऊपर अर्थमेटिक के लिए किया था एग्जैक्ट सेम मैंने वहाँ पे यहाँ पे भी वैसे ही किया, लेकिन सिर्फ मैंने डिवाइड लगा दिया यहाँ पर। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, जीएम से जीएम जो है वो जीएम स्क्वायर हो जाएगा और ए भी वैसे आ जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 आ गया हम लोग के पास। अब देखो हार्मोनिक मीन के लिए भी क्या करेंगे, सेम वही चीज़ करेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही रखा है ए एच एम और बी। अब तुम लोग को पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होती है वो रेसिप्रोकल होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। सही है, यानी कि अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन होगी मेरी उसी का जो है मैं रेसिप्रोकल अगर कर दूंगा तो वही मेरे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो जाएगी। तो मुझे यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है, मेरे पास पहले से ही होगी कि देखो मेरे पास लिख लिया ना ए एम माइनस ए इज इक्वल्स टू बी माइनस ए एम। तो मैं क्या करूंगा कि इसी को जो है वो मैं रेसिप्रोकल करता रहूंगा। तो पहले सबसे पहले मैं इसके अगर मैं ए पी बनाऊंगा, अगर मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाऊंगा, तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1/a 1/hm और 1/b। तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन गए। सही है, ये मैंने गलती से यहाँ पे ए पी लिख दिया, ये जो है ना ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है ये। ठीक है, तो 1/a देखो अर्थमेटिक के अंदर क्या था, ए और ए एम और बी,
और यहाँ पर क्या है 1/a 1/hm और 1/b, यहाँ पर रेसिप्रोकल होगी ना, तो ये हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन आ गई। अब जो है वो इसके अंदर भी कॉमन डिफरेंस निकलेगा, क्योंकि ये भी हार्मोनिक अर्थमेटिक का रेसिप्रोकल है ना, तो यहाँ पर भी जो है वो हमारे पास कॉमन डिफरेंस ही निकलेगा। तो मैंने 1/hm में से 1/a माइनस करवाया, उसके बाद 1/b में से 1/hm माइनस करवाया, तो मेरे पास जो, और मैंने बीच में इक्वालिटी का साइन लगा दिया कि दोनों इक्वल होंगे। उसके बाद मैंने दोनों साइड को सॉल्व करवाया, उस तरफ मैं ले गया, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तुम लोग को पता होगी, ठीक है। उसके बाद मैंने 1/b प्लस 1/a का एलसीएम लिया। उसके बाद जो है मेरे पास देखो यहाँ पे आंसर आ गया 2/hm इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन ए बी। अब देखो ये इक्वेशन 3 आ गई। अब मैं क्या करूंगा कि सब मैंने लिखा है सब्सटीट्यूट इक्वेशन 1 एंड 2 इन 3। अब देखो मेरे पास जो इक्वेशन 1 एंड 2 आ रही थी ना, 1 मेरे पास किसकी आ रही थी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, और 2 मेरे पास जो आ रही थी वो आ रही थी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। अब जो है मैं सिर्फ सिंपल वैल्यूज पुट कर दूंगा यहाँ पर। a प्लस बी तुम लोग देखोगे तो a प्लस बी के आगे लिखा हुआ है 2am, और जब ए बी देखोगे उसके आगे लिखा हुआ जी एम स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एच एम वाले 2 और ए एम वाले 2 दोनों कैंसिल हो जाएगा, और ये वाली फॉर्म बन जाएगी। सही है, एच एम इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन जी एम स्क्वायर बन जाएगा। तो तुम जी एम को उधर ले जाओ, सही है, उस तरह करके ले जाओ, मतलब जो है वो थोड़ा बहुत शॉर्ट करके लिख दो उसको, तो वही वाली चीज़ बन जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया डेरिवेशन। पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालना, फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन निकालना, फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन निकालना। सही है, उसके बाद हार्मोनिक प्रोग्रेशन जैसे ही निकलेगी उसके अंदर अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक वाली चीज़ें जो है वो ऐड करवा देना। अच्छा, चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, 34 पर। अच्छा देखो, इसमें जो है ना हम लोग के पास गिवन है कि इफ x1 इज इक्वल्स टू ए, सॉरी ए कह रहा हूँ, ये बारी बारी में कह रहा हूँ, ए नहीं है ये, सॉरी ये वाली चीज़ ए ही है, मैं बाद में तुम लोगों को बताऊंगा। मैंने नीचे तुम लोगों ने शायद काम में शायद ए लिख दिया, वो 9 चीज़ है। ठीक है, मेरे पास लिखा हुआ है x1 इज इक्वल्स टू ए, x2 इज इक्वल्स टू 4 और x3 इज इक्वल्स टू 5। अब मुझे बताना है कि फाइंड, हाँ बोलो, एक मिनट रुकना। सही है, तो देखो मेरे पास अब लिखा हुआ है कि फाइंड एक्स आई सो द एस डी ऑफ 3 ऑब्जर्वेशन इज 3। यानी कि जो है मेरे पास जो है ना मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे पता करनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे पता तो है, यहाँ पर 3 गिवन है मुझे, लेकिन अब मुझे जो है ना वो एक्स की वैल्यू एक्स आई फाइंड करना है यहाँ पे, कि एक्स आई जो है मुझे यहाँ पे जो है वो एक्स भी ले सकता हूँ मैं, तो मुझे एक्स की वैल्यू जो है बेसिकली फाइंड करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हाँ तो वो ए को एक्स बना दो ना, मर्जी है। देखो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो तुम लोग को याद होगा 1/n, और समेशन लगाते हैं हम लोग, उसके बाद लिखते हैं एक्स आई माइनस मीन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक्स आई मेरे पास जो है वो 3 वैल्यूज है, एक ए है, एक 4 है और एक 5 है, यानी कि एक्स आई के अंदर मैं बारी बारी वैल्यूज पुट करता हूँ ना, और मेरे पास एक्स बार क्या है, मीन है। तो सबसे पहले तो मुझे मीन निकालना है, तो मैं 5 प्लस 4 प्लस ए का मीन निकालूंगा, डिवाइडेड बाय 3 कर दूंगा क्योंकि 3 ऑब्जर्वेशन है। तो मेरे पास मीन कितना आएगा, 9 प्लस ए मेरे पास मीन आएगा। ठीक है, 9 प्लस ए मेरे पास इसका मीन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने देखो यहाँ पर जो है ना 9, वैसे तो 9 मैंने डिवाइड नहीं करवाया क्योंकि ए की वैल्यू मुझे गिवन नहीं थी, मैंने डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज लिख दिया, क्योंकि नीचे ऑब्जर्वेशन के अंदर एन भी तो आएगा ना, तो एन का 3 ऐसी एज इट इज रहा। देखो मैंने फॉर्मूले के अंदर क्या किया, 1/n की जगह मैंने 1/3 लिख दिया, क्योंकि एन की वैल्यू मेरे पास 3 थी। उसके बाद मैंने बारी बारी सब पे किया, यानी कि मैंने देखो एक्स आई की जगह मैंने पहले ए पुट किया, माइनस मैंने एज इट इज रखा, और उसके बाद मैंने लिखा है एक्स आई माइनस मीन का जो होल स्क्वायर था, मैंने उसकी जगह वही पूरी चीज लिख दी जो मेरे पास आ रही थी ना, यानी यार कि ए प्लस 9। हाँ बोलो। पहली बात तो प्रकाश को बोला था वो पेज चेंज कर दे। सही है, हमारे पास खुला हुआ है लेकिन वो गलती समझ में नहीं आ रही ना, क्योंकि सही से क्लियर नहीं अच्छा हो रहा। अच्छा अच्छा, वकास पेज चेंज कर दो यार। और जरा ये सेकंड वाला स्टेप जो है ना उसको थोड़ा सही से बता देना। हाँ वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर हम लोग एक्स आई जो होता है ना, हमारे पास एक्स आई हमारे पास जो होती है ना, वो टोटल डाटा वैल्यूज होती है कि हम लोग को बारी बारी सब में रख के देखनी होती है। जैसे हम लोग पीछे भी सवाल कर चुके हैं, वो जो छोटे वाले सवाल थे उसके अंदर भी हम लोगों ने एक्स आई बारी बारी सब में पुट किया था ना,
तो यहाँ पर भी हम लोग को एक्स आई जितने गिवन होंगे सबको बारी बारी करवाना पड़ेगा मीन के अंदर से माइनस, और फिर हम लोग को होल स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, 1/n की जगह मैंने 1/3 लिख दिया, फिर मैं कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा, और देखो यहाँ पे मेरे पास 3 वैल्यूज है ना, x1 है, x2 और x3 है, यानी कि मुझे 3 दफा करवाना पड़ेगा मीन के अंदर से माइनस। तो पहली वैल्यू मेरे पास xi की क्या थी, 1, सॉरी a थी, तो यानी कि xi को मैं पहले x1 रखूंगा और उसकी वैल्यू मेरे पास a आ जाएगी। ठीक है, तो xi की जगह मैंने a रख दिया, माइनस ऐसी रहा, और x बार की जगह यानी कि मीन की जगह मैंने क्या रखा, a+9/3, क्योंकि मैं यहाँ पे जो है उसको सॉल्व भी करवा सकता था क्योंकि मुझे a की वैल्यू पता नहीं थी। ठीक है, तो a+9/3 मैंने एज इट इज रख दिया और उसका होल स्क्वायर ऐसे कर दिया, फिर मैंने प्लस का साइन लगाया, उसके बाद मैंने सेकंड वैल्यू रखी, xi की मैंने सेकंड वैल्यू रखी, तो xi की सेकंड वैल्यू क्या थी, x2, और x2 क्या था 4, तो मैंने 4 रखा, फिर माइनस करवा दिया मीन से, वही एग्जैक्ट मीन a+9/3 का होल स्क्वायर। सही है, उसके बाद मैंने प्लस किया दोबारा से और थर्ड वैल्यू रखी xi की, तो xi की थर्ड वैल्यू क्या थी, x3, और x3 की वैल्यू क्या है 5, तो 5 माइनस सेम मीन a+9/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब तुम लोग इसका एलसीएम लोगे ना तो तुम लोग के पास ये वाली मैंने खोल के लिखा नहीं है, लेकिन जो मैंने थर्ड स्टेप के अंदर काम किया है ना वो ये आएगी। देखो मैंने लिखा हुआ है 2a-9/3, फिर लिखा हुआ है 3 - a/3, 3 3 - 9/3, हाँ 3 - 9/3, 3 - 9 नहीं, 3 - a है, 3 - a है। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा हुआ है 6 - a/3। ठीक है, जब तुम लोग इसका एलसीएम लोगे ना तो तुम्हारे पास पूरी यही वाली कंडीशन आएगी। सही है, और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर रूट मैंने खत्म किया, एक और मैंने चीज करी है कि मैंने रूट खत्म किया है यहाँ पर। जब मैंने देखो अब मैंने एक ही स्टेप के अंदर ना 2 काम कर दिए। मैंने क्या किया यहाँ पर, देखो जब मैंने यहाँ पे रूट खत्म किया है ना, तो देखो दोनों तरफ मैं रूट खत्म करूंगा तो वहां पर जो है वो इसका जो है वो स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ पे मैंने रूट एक साथ इसको यहाँ पे खत्म करवा दिया और साथ में मैंने जो है वो उसका एलसीएम भी ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये चीज कर दी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने जैसे 2a - 9 था, उसके बाद 3 - a था, उसके बाद जो है वो मेरे पास 6 - a था। इन इन तीनों को मैंने किससे खोला, फॉर्मूले से खोला, a - b के होल स्क्वायर से। देखो मैंने फोर्थ स्टेप के अंदर ये लिखा हुआ है, और वो जो मेरे पास 1/3 था ना उसको मैं इक्वल के उधर ले गया, यानी कि 3 × 9 कर दिया मैंने उसको, तो वो 27 हो गया। सही है, और बाकी जो चीजें थी ना उन सबको मैंने फॉर्मूले से खोल दिया, और वो जो डिनोमिनेटर के अंदर 3 है ना उसके ऊपर भी स्क्वायर लगा है, तो वो देखो बारी बारी मैंने सब पे 9 भी लिखा हुआ है, और ऊपर वाली चीज का मैंने जो है फॉर्मूले से खोल दिया। अब मैं क्या करूंगा, 9 9 9 तीनों में डिनोमिनेटर में 9 आ रहा है, तो अब एलसीएम आसान हो गया, तीनों को मैं एक जगह करूंगा 9 को, और जो है वो ऊपर वाली वैल्यूज को जो है मैं एक तरफ करके लिख दूंगा, फिर जो कैंसिल आउट हो रही होंगे उनको कैंसिल आउट करके सॉल्व करके उसके बाद मैं एक इक्वेशन बना दूंगा। ये इक्वेशन मेरे पास बन गई 6a² - 54 है -117 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो जब तुम लोग इसको फैक्टराइज करवाओगे, सेकंड कंडीशन क्या होती है, अगर फैक्टराइज नहीं हो रही तो आप जो है उसको उससे करवा दें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करवा दें। तो यहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, उसके अंदर मैंने, ये तो आती होगी सबको, ए की वैल्यू मैंने 6 रखी है, बी की वैल्यू माइनस, अच्छा कंडीशन भी होती है क्वाड्रेटिक के लिए कि बी की वैल्यू जो है आपकी माइनस के अंदर ही आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो है मैंने बी की वैल्यू -54 रख दी और सी की वैल्यू जो है वो -17 रख दी। सही है, उसके बाद मैंने सॉल्व करवाया इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आई थिंक सबको आती होगी सॉल्व करवाना। तो देखो 2 वैल्यूज आएंगी, जब मैं सॉल्व करवाऊंगा उसको आंसर में तो मेरे पास x और 2 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, x1 और x2 मेरे पास, मैंने इसको दोनों तरफ x ही करके लिखा है, तो x की मेरे पास एक वैल्यू आई है 10.80 और एक आई है -1.80। तो मेरे पास जो है ना मैंने लिखा हुआ है कि x कांट भी नेगेटिव, यानी कि अगर वो नेगेटिव होगा तो हमारे पास आंसर आ ही नहीं सकता, नेगेटिव एक्स आई हो ही नहीं सकता, क्योंकि सवाल के अंदर भी कोई ऐसी चीज है ही नहीं नेगेटिव के अंदर दी हुई नहीं है, तो नेगेटिव अगर आ गया उसके अंदर तो हमारे पास सवाल पूरा उल्टा सीधा हो जाएगा, वो लगेगा ही नहीं, वो आगे पीछे से वैल्यूज हो जाएंगी। तो हम लोग जो है वो पॉजिटिव वाली लेते हैं, और अच्छे खासे सवालों के अंदर हम लोग अगर याद होगा तो हम लोग यही करते थे कि नेगेटिव वाली को हटा देते थे और जो पॉजिटिव वाली होती थी उसको लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 10.0 को ले लिया, और मैंने यहाँ पे मुझे x की वैल्यू पता चल गई 10.80। ठीक है, और जो जो x की वैल्यू जो पता चली है वही मैंने a की वैल्यू रख दी है। ठीक है, तो x को मैं a भी सपोज कर सकता हूँ। सही है, या ये इस तरह से सॉल्व हुआ, सवाल समझ में आ गया सबको ये? बारी बारी सब पे लेना है, मतलब जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है ना वो बारी बारी सबके लिए मुझे लेना था, उसके बाद मैंने सिर्फ डायरेक्ट सॉल्व करवाया इसको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 35 पर आओ। देखो इसमें लिखा हुआ है कि गिवन समीशन, ये वही वाला पुराना वाला सवाल है, थोड़ा सा मिस्टेक इसके अंदर, यार मिस्टेक इसके अंदर
पता नहीं क्या मैंने करा हुआ था, मैंने जो है ना वो a प्लस ए किया हुआ था, जैसे मैंने 9 प्लस ए नहीं किया था, मैंने a प्लस ए लिखा हुआ था हर जगह, वो मुझे 9 प्लस ए करना था। तो बस यही गलती थी और कोई गलती नहीं थी इसमें। अच्छा देखो ये वाला सवाल जो है ना, अब लिखा हुआ है कि गिवन समीशन एक्स आई इज इक्वल्स टू 100, एन इज इक्वल्स टू 10, और एक वैल्यू, एक मतलब एक फॉर्म दी हुई है मुझे, समीशन एक्स आई माइनस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और एक मुझे पता करना है अपना जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन पता करनी है। ठीक है यार, एक सेकंड होल्ड करना। हाँ सॉरी। अच्छा अब देखो इसके अंदर क्या करना है कि हम लोग को एक फॉर्म दी हुई है, समीशन एक्स आई माइनस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 है। ठीक है, अब देखो मेरे पास यहाँ पे मैंने तुम लोग को बताया था कि एक्स आई की वैल्यू यहाँ पे 100 है, एक्स आई स्क्वायर वगैरह की वैल्यू 100 नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है ना जैसे फॉर्मूले में यहाँ पे मुझे फॉर्मेट दिया हुआ है ना कि एक्स आई माइनस 8, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक्स आई की वैल्यू नहीं रख सकता यहाँ पे 100, क्योंकि ये मेरे पास होल स्क्वायर के अंदर आ गई चीज़। सही है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं वही जो मैं पीछे मैंने करवाया था सवाल के अंदर, कि मैं इसको पहले होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलूंगा। ठीक है, मैंने इसको पहले a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से मैंने पूरी चीज़ को खोला, और इज इक्वल्स टू 100 वैसे ही रहा, इस मैंने पूरी चीज़ को बस होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोला है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने बारी बारी सबको वैसे करके फॉर्म में लिख दिया। तो मेरे पास देखो अब एक्स आई स्क्वायर आ गया, फिर माइनस 16 एक्स आई आ गया, और प्लस 64 आ गया इज इक्वल्स टू 100। अब मैं एक्स आई की जगह जो है वो अब यहाँ पे मैं 100 पुट कर सकता हूँ, क्योंकि अब ये होल स्क्वायर के अंदर चीज़ नहीं आ रही है। ठीक है, तो अब जो है मैंने यहाँ पे 100 पुट किया है। समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर की मुझे वैल्यू गिवन नहीं थी, तो वो वैसी रहेगी, और वो जो है मुझसे वैसे ही सवाल के अंदर पूछी हुई है, तो वो जो है मैं कुछ करूंगा नहीं उसके अंदर। ठीक है, वो वैल्यू वैसी रही 16 ई, समीशन एक्स आई की जगह मैंने 100 रख दिया, प्लस 64 वैसी रहा। बाकी मैंने आगे पीछे करके कैलकुलेट करवा के जो है वो वैल्यू यहाँ पे आंसर निकलवा लिया, समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर का 1636। तो मुझे जो है वो समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर पता चल गया। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे मैंने जो है वो ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलकर एक्स आई की वैल्यू रखी है, बाकी सारी चीज़ें पहले से गिवन थी और मुझे एक्स आई स्क्वायर पता चल गया। अब दूसरी चीज़ क्या थी, दूसरी चीज़ जो है वो मुझे अपना, यार मुझे याद नहीं आ रहा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है या वेरिएंस है? वेरिएंस है ये वेरिएंस है ना? हाँ हाँ, ये वेरिएंस है, ठीक है ठीक है, वेरिएंस निकालना है, सही है। अच्छा देखो, अब मैंने तुम लोग को अभी कल बल्कि मैंने ग्रुप पे एक फॉर्मूला शेयर करा था स्टैंडर्ड डेविएशन का, तुम लोग को अगर याद हो तो मैंने, बल्कि देख लेना, मैं दोबारा से भेज दूंगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का मैंने एक फॉर्मूला शेयर किया था, समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है, ये मिला। फॉर्मूला। हाँ मतलब हमें जब हमें पहली बात तो हमें ऐसे पता चलेगा जब वो एक्स आई वगैरह करके गिवन कर रहा होगा, तब हमें पता चलेगा कि स्टैंडर्ड डिविएशन का ये वाला फॉर्मूला यूज करना है या ये हाँ वाला फॉर्मूला यूज करना है। हाँ, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का ना ये वाला फॉर्मूला कब यूज होगा, जब आपके पास मीन गिवन नहीं होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस मीन का होल स्क्वायर होता है ना। तो अब यहाँ पर तो इस सवाल के अंदर मीन गिवन ही नहीं है हम लोग के पास, और ना कोई इतनी ऑब्जर्वेशन है जिससे हम लोग मीन निकाल सकें। तो हम लोग के पास यहाँ पर ये वाली वैल्यू यूज होगी, क्योंकि हम लोग के पास यहाँ पर एक्स आई स्क्वायर भी गिवन है, एक्स आई भी गिवन है, सिर्फ हम लोग को यहाँ पे वैल्यू पुट करके वेरियंस निकालना है। सही है, जब सही। मीन गिवन नहीं होगा तो ये वाली चीज़ लगेगी। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे जो है वो वेरियंस करना था, वेरिएंस नहीं करना है यार, यहाँ वेरिएंस करना है ये। अच्छा अच्छा, सही है सही है, ठीक है ठीक है। अच्छा अब देखो मैंने जो है ना वेरिएंस यहाँ पे निकाला है, दोनों तरफ जो है वो मैंने स्क्वायरिंग करी है। उसके बाद मैंने पूरी चीज़ को ख़त्म कर दिया, इस मतलब रूट को ख़त्म करा है। उसके बाद मैंने सिंपल वही वैल्यूज़ रखी हैं सारी जो है ना, एक्स आई स्क्वायर की जगह मैंने वही वाली वैल्यू पुट कर दी जो 1636 आ रही थी। सही है, उसके बाद मैंने समीशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन की जगह जब मैंने वैल्यू पुट करी है, वही वाली सारी वैल्यूज पुट करी है, मैं एन की जगह मैंने 10 रख दिया, सारी वही वाली वैल्यू पुट करी है। उसके बाद जब तुम लोग उसको सॉल्व करवाओगे तो तुम लोग के पास वेरिएंस आ जाएगा 63.6। ठीक है, बस ये फॉर्मूला याद रख लेना है, जब हमारे पास मीन गिवन नहीं होगा और इस तरह का सवाल होगा तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके जो है वो वैल्यूज पुट करके वेरिएंस निकालेंगे या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। सर इसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछ सकते थे।
ठीक है, तो ये वाला सवाल इस तरह से। अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 36 पर आओ। ये वाला सवाल जो है ना मैं सोच रहा हूँ रहने दूं, क्योंकि ये करवा चुका हूँ मैं। ये तुम लोग खुद खुद कर लो। ए और बी की वैल्यू निकालनी है ना, इसके अंदर सिर्फ वेरिएंस नहीं पता हम लोग को, वेरिएंस का इजाफा हुआ है। चलो मैं करवा देता हूँ, बल्कि थोड़ा सा चेंज है, ये थोड़ा सा फर्क आएगा इसमें। अच्छा देखो, लिखा हुआ है कि द एम ऑफ टू नंबर्स इज 3 एंड वेरिएंस इज 4, फाइंड दिस नंबर्स। यानी कि एम ऑफ टू नंबर्स जो है ना, हमारे पास दो नंबर, यानी कि फर्ज करो x1 और x2, या ए और बी कुछ भी ले लो। दो नंबर्स हैं, उनका जो अर्थमेटिक मीन आ रहा है वो आ रहा है 3। और यहाँ से हम लोग को एन भी पता चल गया, एन कितना था 2, यानी कि लिखा हुआ है ना टू नंबर्स, तो एन हम लोग को पता चल गया 2 है। और लिखा हुआ है वेरिएंस इज 4, यानी कि हम लोग यहाँ पर वेरिएंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और वेरिएंस का यहाँ पे देखो फॉर्मूला एक और, वेरिएंस का फॉर्मूला तुम लोग को पता होगा, ये वाला फॉर्मूला एक्स आई माइनस मीन का होल स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, मैंने सिर्फ इसके ऊपर अंडर रूट नहीं लगाया, जैसे ही अंडर रूट पर जाएगा तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। सही है, ये वेरिएंस का फॉर्मूला है। तो देखो मैंने क्या किया है, ए एम मुझे गिवन था 3 और एन भी मुझे गिवन था 2। तो मैंने जो है वो सबसे पहले ए एम निकाला, अर्थमेटिक मीन मैंने निकाला। तो क्या हो गया कि ए एम की जगह मैंने 3 रखा, x1 प्लस x2 जो है मेरे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की जगह मैंने x1 प्लस x2 रख दिया और डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। 2 3 6 हो गया उधर जाकर। और जो है वो मैंने यहाँ से एक इक्वेशन बना दी, या तो फिर मैं x2 को उधर ले जाता, या मैंने x1 को इधर ले जाता, मैंने x1 को इधर ले गया। ठीक है, तो x1 इज इक्वल्स टू x2 माइनस 6 हो गई। अब देखो, अब मैं यहाँ से डायरेक्ट वैल्यूज नहीं निकाल सकता, मुझे वेरिएंस के जरिए ही निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वेरिएंस सवाल के अंदर गिवन है, मुझे वेरिएंस से ही आगे काम करना पड़ेगा। ठीक है, देखो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, वेरिएंस का मुझे फॉर्मूला पता था, समेशन एक्स आई माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अब मैंने देखो क्या किया है कि एक्स आई मेरे पास कितनी वैल्यूज है, एक्स आई मेरे पास दो वैल्यूज है ना, एक मेरे पास x1 है और एक मेरे पास x2 है। सही है, तो मैंने क्या किया, मैंने तुम लोग को अभी बताया कि जब एक्स आई माइनस मीन का होल स्क्वायर की बात हो रही है, यानी कि आपको इंडिविजुअली हर एक एक्स आई पर रखनी है। आपको इंडिविजुअली x1 पे भी रखनी है, x1 के अंदर से भी मीन माइनस करवाना है, और फिर प्लस करवा के x2 के अंदर से भी मीन माइनस करवाना है, क्योंकि पीछे सम लग रहा है ना, और उनका सम लग रहा है, तो यानी कि इसलिए मैंने जो है बीच में प्लस का साइन लगवाया। और और इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपको जो है वो इन दोनों का सम लेना है। एक्स आई जो है वो दो वैल्यूज आ रही है, पहले x1 को करवाओगे फिर x2 को करवाओगे। तो मैंने सिंपल जो है वो वेरिएंस की जगह 4 रखा, वेरिएंस मुझे गिवन था सवाल के अंदर। एन की जगह मैंने 2 रख दिया, वो भी गिवन था। फिर मैंने ऊपर का क्या क्या काम करवाया, वही जो मैंने अभी बताया कि x1 माइनस 3 करवाया मैंने। मीन मैंने यहाँ से निकाल लिया, देखो मीन मुझे पता था सवाल के अंदर, ए एम ऑफ टू नंबर से 3 था ना। तो मैंने क्या किया कि x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। सही है, अच्छा उसके बाद जब मैंने ये वाली चीज़ करवाई, तो मैंने तुम लोग को दिख रहा होगा, मैंने ऊपर वाली चीज़ जो है वो इसके फॉर्मूले से खोल ली। 2 का मैं उधर ले गया, 8 हो गया, बाकी जो है वो मैंने सारी चीज़ें जो है ए प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल ली। सही है, उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर सारा काम किया। x1 ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। देखो अब मैंने यहाँ पर जो है ना x1 और x2 को जो है ना मैंने x के इक्वल कर दिया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर x1 और x2 रख देता ना, तो मुझे बहुत मुश्किल होती है वैल्यूज निकालने के अंदर। निकल तो जाती हो किसी किसी ना किसी तरीके से, लेकिन जो है मैंने यहाँ पे x कर दिया कि x1 भी मेरे पास x है और x2 भी मेरे पास x है, तो जहाँ जहाँ मेरे पास x1 और x2 आ रहा है ना, वहाँ पर मैं x पुट कर दूंगा। ठीक है, तो अब देखो मैंने क्या किया, वही चीज़ रही है, सेम एग्जैक्ट वही चीज़ रही है। मैंने जो है वो जहाँ पर x1 और x2 था ना, वहाँ पे मैंने x पुट कर दिया, ताकि मेरे पास सॉल्यूशन जो है ना वो इजी हो जाए, सॉल्व करना मेरे लिए आसान हो जाए, फैक्टराइज करना आसान हो जाए, फैक्टर्स बनाना। तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 10। इसको फैक्टराइज करवाओ, फैक्टराइज नहीं हो रही हो तो जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर लो, उससे भी दो आंसर आएंगे। लेकिन ये जो है वो फैक्टराइज हो रही थी, तो इससे मेरे पास दो वैल्यूज आ गई। एक मेरे पास x की वैल्यू आई 1 और एक x की वैल्यू आई 5। ठीक है, अब यहाँ से मुझे जो है वो दोनों वैल्यूज पता चल गई। अब मुझे किसी फॉर्मूले में पुट करने की जरूरत नहीं है, मुझे दोनों मुझसे सवाल में बोला था कि आप जो है वो दो वैल्यूज बताएं कि जो जिसकी वजह से आपका ए एम इतना हो रहा था और वेन्यूस इतना हो रहा था। तो मेरे पास दोनों वैल्यू पता चल गई। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि मेरे पास पहली वैल्यू जो है वो या तो फिर 1 होगी या 5 होगी, या दूसरी वैल्यू जो है वो मेरे पास 5 होगी या 1 होगी। ठीक है, तो मैंने x1 इज इक्वल्स टू 1 और 5 कर दिया, और x2 इज इक्वल्स टू 1 और 5 कर दिया, यानी कि दोनों वैल्यू दो x आ रहा है ना, तो एक को मैंने x1 का नाम दे दिया, एक को मैंने x2 का नाम दे दिया। तो ये इस तरह से मेरे पास दो वैल्यूज निकल गई। सही है, अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 आओ। 37, बल्कि यार बहुत आसान है ये तो। देखो लिखा हुआ है कैलकुलेट एस डी ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अब जो है ना इन डाटा का सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का तुम लोग को फॉर्मूला अभी मैंने बताया, पता है। ठीक है, अंडर रूट समीशन एक्स आई माइनस मीन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करोगे कि जैसे पहली कंडीशन बनाओ, पहली लिखी हुई है कि एक्स आई की वैल्यू हम लोग को गिवन है 2 2 2 2, 4 दफ़ा 2 है। तो सबसे पहले तो मैं इसका मीन निकालूंगा, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर मुझे मीन चाहिए।
तो मैं सबसे पहले मीन निकालूंगा, तो मीन इसका क्या हो जाएगा 8/4 करूंगा मैं, क्योंकि टोटल मेरे पास 8 हो जाएंगी और वैल्यूज़ कितनी है 4। तो 8/4 करूंगा तो 2 आ जाएगा, यानी कि मैं जितनी मेरे पास वैल्यूज़ हैं अपना बारी बारी सबको जो है वो 1 मिनट रुक जाओ, बारी बारी जो है वो सबको मैं 2 के अंदर से माइनस करवाऊंगा। पहले मैं 2 को करवाया, दोबारा 2 को करवाया, दोबारा 2 को करवाया, दोबारा 2 को करवाया। अब तुम लोग देख रहे होगे कि अब मैं जब 2 - 2 करवाऊंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 0। 2 - 2 मेरे पास 0 आएगा, उसका होल स्क्वायर भी 0 आएगा, और बाकी आगे भी तो सारी यही वैल्यूज़ हैं। तो मुझे आगे करने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी कर दिया। तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकता हूँ, इसका आंसर जो है वो 0 आएगा, बिकॉज़ एनीथिंग डिवाइडेड बाय मतलब 0 जो है वो, मतलब अगर डिवाइड किसी से भी चीज़ से होगा तो आंसर उसका जो है वो 0 ही होगा, ठीक है? तो और इसका रूट भी जो है वो 0 होगा। तो मैंने ऊपर 0 लिखा था, तो डिवाइडेड बाय 4 किया, तो आंसर मेरे पास जो है वो रूट के पास 0 आ गया। इसी तरह जो है वो मैंने सेकंड वाली चीज़ का मीन निकाला, और इसी तरह जो है वो मैंने मीन निकाल के जो है वो मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर पुट कर दिया। इसी तरह जो है मैंने थर्ड वाली चीज़ का मीन निकाल के जो है वो और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर पुट कर दिया। अब ये सेकंड और थर्ड पार्ट तुम लोग खुद देखो, तुम लोग खुद करो, क्योंकि मैंने जो पहला पार्ट किया ना वो भी मैंने एग्जैक्ट ऐसे ही किया है। तो सेकंड पार्ट के अंदर भी पहले ऐसे ही करूँगा, मैं सबसे पहले इन 4 वैल्यूज़ का मीन निकालूंगा, और मीन के अंदर से मैं बारी-बारी सबको, पहले मैंने -3.5 को माइनस करवाया, फिर -3.0 को माइनस करवाया, और इसका मैं सम भी लेता रहा, ठीक है? इसका मैं सम भी लेता रहा, प्लस करवाता रहा। उसके बाद जो है वो मेरे पास कुछ वैल्यू आ गई, इसको मैंने जो है वो 4 से डिवाइड करवा के जो है वो अंडर रूट के बाद आंसर लिख दिया। तो इसी तरह थर्ड भी होगा, तो ये वाला खुद देख लेना, सही है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 38 है, सिर्फ ये 2 लाइनों का आंसर है, इसके लिए भी फॉर्मूला है हम लोग के पास ना। यहाँ पर जो है ना हम लोग को कार्ल पियर्सन यूज़ करना। कार्ल पियर्सन जो होती है ना वो स्क्यूनेस, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होती है। जैसे हम लोग के पास कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल्स होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह बाकी चीज़ें होती है ना, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का हम लोग बोलते हैं कार्ल पियर्सन रूल, ठीक है? अब उसका भी फॉर्मूला होता है, उसके 3-4 फॉर्मूले हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग के स्टैट्स के अंदर अभी अभी तक के सिलेबस में 3 ही यूज़ हुए हैं बेसिकली। अब देखो यहाँ पर हम लोग को सवाल गिवन है, सवाल के अंदर सर ने जो है ना एक बेवकूफ़ी करी है, सर ने हम लोग को पहले ही बता दिया एक चीज़। अब मैं बताता हूँ, देखो लिखा हुआ है कि इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस रिवील्ड दैट द डिस्ट्रीब्यूशन वाज स्क्यूड टू द लेफ्ट टू एन एक्सटेंट ऑफ -0.6, ठीक है? सर ने हम लोग को यहाँ पे पहले ही बता दी कि जो है वो आपकी जो वैल्यू है वो लेफ्ट की तरफ स्क्यूड हो रही है, और आपकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव, मतलब 2 दफ़ा बेवकूफ़ी करी है। एक तो हम लोग को ये बता दिया कि लेफ्ट की तरफ स्क्यूड हो रही है, और दूसरी दूसरी जगह हम लोग के पास माइनस भी लगा दिया, ठीक है? यानी कि इतना हिंट दे दिया सर ने कि आपकी जो है वो लेफ्ट की तरफ स्क्यूड हो रही है वैल्यू, और आपकी जो कार्ल पियर्सन की स्क्यूनेस आ रही है ना कोफिशिएंट, वो आपकी -0.6 आ रही है। अब लिखा हुआ है कि इट्स मीन वैल्यू वाज लेस देन इट्स मॉडल वैल्यू बाय 4.8, व्हाट वाज द एसडी? अब हम लोग को यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन बतानी है। अब तुम लोग को ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, सिर्फ स्टेट्स के अंदर फॉर्मूला याद कर लो, आराम से सवाल होंगे सारे। देखो अब इसका फॉर्मूला ये है कि एस के जो मैंने लिखा है ना वही है, ये एस के मतलब के कोफिशिएंट ऑफ कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस, ठीक है? ये स्क्यूनेस का स्क्यूनेस लिखे हैं मैंने, एस के, एस के इज इक्वल्स टू मीन माइनस मॉडल, मॉडल वैल्यू जो मेरे पास 4.8 गिवन थी ना, तो मैंने मीन माइनस एम लिख दिया जो कि मेरे पास मॉडल वैल्यू, और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है? तो ये मेरे पास फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद कर लेना, मीन माइनस मॉडल वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। क्योंकि सवाल के अंदर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन बतानी है ना, तो अब मैं क्या करूँगा, स्टैंडर्ड डेविएशन को मैं उधर ले जाऊँगा, एस के को मैं नीचे ले जाऊँगा, या जैसे भी सॉल्व करना है, पहले वैल्यूज रख दो, पहले जो है वो अरेंज कर दो, मर्जी है। मैंने जो है वो पहले जो है वो वैल्यूज अगर रख दी मैंने। बिलाल मीन हाँ माइनस बोलो। मॉडल वैल्यू वो तुम्हें -4.8 वो गिवन कर रहा है, हाँ ये हमने निकाली है। हाँ -4.8 कैसे निकाला, मतलब उन्होंने गिवन जो की थी वो 4.8 थी ना, हाँ हाँ, तो नेगेटिव में कैसे हो गई? देखो क्या लिखा हुआ है सवाल के अंदर, क्या लिखा हुआ है, इट्स मीन वैल्यूज वाज लेस देन इट्स मॉडल वैल्यू। लेस देन का मतलब हम लोग अभी मैंने ऊपर बताया ना कि लेस देन, स्क्यूनेस के अंदर लेस देन का मतलब क्या होता है कि आपकी वैल्यू जो है वो लेफ्ट की तरफ जा रही है, नेगेटिव की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि इट्स मीन वैल्यूज वाज लेस देन इट्स मॉडल वैल्यू, यानी कि बाय 4.8। तो आपकी जो 4.8 वैल्यू है वो बेसिकली 4.8 नहीं है, वो -4.8 है। यहाँ पर हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पर मीन हम लोग को गिवन नहीं था, सिर्फ ये बता दिया था कि आपके पास जो मीन है वो मॉडल वैल्यू से कम है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने 4.8 के साथ माइनस लगा दिया, क्योंकि मेरे पास जो है वो कम आ रहा था मीन, ठीक है? तो इस वजह से सही मैंने यहाँ पे सही माइनस लगाया। तो सही। बस ये फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है? तो मीन माइनस मॉडल वैल्यू की जगह मैंने 4.8 लिखना था, लेकिन सिर्फ मैंने माइनस इस वजह से लगाई क्योंकि लेस देन हो रहा था, और बाकी स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने नीचे ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद जो है मैं स्टैंडर्ड डेविएशन को उधर लेकर आया, और -0.6 मैं इधर लेके चला गया, फिर मैंने डिवाइड करवाया, तो मेरे पास जो है वो आंसर जो है वो 8 आ गया, ठीक है? और देखो मैंने आगे ये चीज़ लिखी है कि एस मीन इज लेस देन एंड वॉज स्क्यूड टू द लेफ्ट बाय 0.6 टेक माइनस नेगेटिव, यानी कि टेक नेगेटिव। तो मैंने जो है ना वो
यहाँ पर यही चीज़ बताइए कि अगर सवाल के अंदर गिवन नहीं होता, माइनस 0.6 नहीं लिखा हुआ होता और ये बता दिया होता कि आपकी जो है वो स्क्यूनेस लेफ्ट की तरफ जा रही है, तो हम लोग जो है वो 0.6 नहीं लेते, हम लोग -0.6 लेते हैं। ठीक है, जब भी स्क्यूनेस लेफ्ट की तरफ जाएगी वो माइनस की तरफ जाएगी, जब भी राइट की तरफ जाएगी तो पॉजिटिव की तरफ जाएगी। सही है, तो ये बस इतना सा सवाल था। यार पता? लेकिन इसमें, हाँ, क्या हुआ? हेलो, इसमें हाँ बोलो। अगर हमने एक्स बार मीन माइनस मॉडल वैल्यू, मतलब ये वैल्यू हमें ये थोड़ी दिया हुआ कि इसका डिफरेंस -4.8 है, तो फिर हमने इसमें डायरेक्ट -4.8 कैसे डाल दिया? इसमें तो सिर्फ ये लिखा हुआ है कि मीन वैल्यू इज लेस देन इस मॉडल वैल्यू। तो मीन वैल्यू तो हम लोग को वैसे भी गिवन नहीं है ना, फर्स्ट कर लो मीन वैल्यू हम लोग के पास 0 है, एग्जैक्टली। क्योंकि हम लोग को तो वैसे भी गिवन हम्म। नहीं है, तो हम लोग कुछ करेंगे नहीं, हम लोग जो है वो डायरेक्ट मॉडल वैल्यू की और माइनस भी तो लगाएंगे, क्योंकि जो है वो स्क्यूनेस जो है वो लेफ्ट की तरफ जा रही है। वही। तो फर्स्ट कर लो कि मीन की जगह हम लोग ने जो है वो 0 रख दिया था, तो मैंने -4.8 वैसे ही लिख दिया। सही है, सही है। और अगर मीन वैल्यू दी हुई हो तो फिर वो तो मीन नॉर्मली वैल्यू, लगा के हाँ, हो तो जाएगा। फिर जो है वो फिर हम लोग फॉर्मूला लगा के करेंगे। हाँ, सही है, सही है। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 39 पर आओ। बात हाँ बोलो। मैं ये कह रहा था, ये कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के कोएफिशिएंट वगैरह तो नहीं करने ना? मैं यूट्यूब पे देख रहा था, उसमें कोएफिशिएंट भी कैलकुलेट करती थी कोई आंटी। हाँ हाँ, करना है, अगर सवाल के अंदर सर बोले तो करना है कैलकुलेट, और तो वो वो हम लोग को करना सिखाए लैब नहीं। के अंदर करवा दिया था। मैंने बताया तो था तुम लोग को लैब के अंदर। कोएफिशिएंट। हाँ हाँ, कोफिशिएंट ऑफ रेंज होता है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेरिवेशन होता है, क्या कह रहा हूँ, हाँ हाँ, सही कह रहे हो। क्वार्टल डेविएशन होता है, और जो है कोफिशिएंट ऑफ क्या होता है आखिरी, मीन वेरिएंस। डेविएशन, वेरिएंस। वेरिएंस मीन डेविएशन का नहीं होता। अबे मीन डेविएशन का भी मिल रहा है मुझे इंटरनेट पे। नहीं, लेकिन हम लोग को नहीं करवाया ना, सर के पीडीएफ के अंदर सिर्फ वही लिखे हुए थे, यही वाले फॉर्मूले लिखे हुए थे कोफिशिएंट के, तो मैंने सिर्फ इसी से करा है। चलो ठीक है। हाँ भाई, जो सर के पीडीएफ में चीजें थी ना, मैंने सिर्फ वही करी है, मैंने एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं किया। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 39 पर आओ। अब इसमें देखो, इसमें लिखा हुआ है कि अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द फॉलोइंग आइटम्स। देखो, अब पहली चीज़ लिखी हुई है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है, यानी कि वेरिएंस जो है उसका जो कोफिशिएंट होता है, उस हम लोग की पहले उसको कोई वैल्यू गिवन है कि उसकी वैल्यू 5 है। उसके बाद हम लोग को दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड डेविएशन भी पता है, उसकी वैल्यू जो है वो 2 है। उसके बाद थर्ड में लिखा हुआ है कि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होता है वो भी हम लोग को गिवन है, वो क्या है 0.5। हम लोग को क्या बताना है यहाँ पे, मीन एंड मॉड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम लोग को फॉर्मूला याद करना है, सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, स्टैट्स के अंदर रट लेना, फॉर्मूला दिमाग के अंदर बिठा लेना सारे। मीन के लिए देखो फॉर्मूला, मीन हम लोग कैसे निकालेंगे, नॉर्मल जो है वो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, उसी के अंदर मीन आ जाता है हम लोग का जो है ना। देखो मैं क्या करूंगा कि मैंने लिखा है सी डॉट वी, जो मैंने लिखा है ना ये वो ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ही है। इसके आगे मैंने लिखा हुआ है इसको क्या कहते हैं, साइन को। ठीक है, तो यानी कि वेरिएंस यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएंस डिवाइडेड बाय मीन कर दिया मैंने इनटू 100, ये वही वाला फॉर्मूला है। ठीक है, अब मैं जो हूँ वो क्या करूंगा, मैं स्टैंडर्ड डेविएशन है ना ये। हाँ ठीक है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, सही है। अब देखो मैं जो है ना एक्स बार को मैं उधर ले गया, यानी कि जो मेरे पास मीन था मैं उधर ले गया, और सी वी को मैं इधर ले आया, क्योंकि मेरे पास सवाल के अंदर देखो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सी वी गिवन है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है, और मुझे सिर्फ एक्स बार बताना है जो कि मेरे पास जो मीन को शो करवाता है। सही है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं एक्स बार को उधर ले जाऊँगा, और मैंने जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन की तरह टू लिखा, सी वी की जगह मैंने जो है वो 5 रख दिया, और 2 डिवाइडेड बाय 5 और इंटू 100 मैंने जो है वो मेरे पास यहाँ से मीन आ गया। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला यूज़ किया है, बाकी आगे पीछे करके वैल्यूज़ करके आंसर आ गया। थोड़ा सा दिमाग लगाना तो समझ में आ जाएगा कि सवाल के अंदर क्या चीज़ें गिवन है और क्या निकालना है, हम लोग को तो पता चल जाएगा। और इस तरह जो है वो मॉड पर आओ। अब मॉड के लिए जो देखो, अभी कार्ल पियर्सन जो है ना, इसका दूसरा फार्मूला यूज़ होता है। कार्ल पियर्सन के 3 फार्मूले हैं, एक जो है वो हम लोग पीछे कर चुके हैं, एक ये वाला फार्मूला है, और यार एक बिलाल और पेज फार्मूला है वो चेंज अभी कर दो। आगे आएगा। वकास पेज चेंज कर देना। सही। अब देखो कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस, हम लोग को देखो, अब एक फार्मूला ये होता है कि जब आपके पास सवाल के अंदर मीन और मॉड गिवन होता है, तो आपको बतानी होती है कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस। सही है, मीन और मॉड जब एक होता है कि जब आपके पास मीन और मॉड गिवन होता है, और एक आपके पास होता है, एक मिनट रुको, एक आपके पास ये वाला होता है कि जब आपके पास मीन और मीडियन गिवन होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है जब मीन और मीडियन गिवन हो, और एक होता है मीन और मॉड गिवन हो। तो यहाँ पर देखो हम लोग के पास सवाल के अंदर क्या है कि सवाल के अंदर हम लोग को मॉड बताना है, तो हम लोग इसी से पता चल रहा है कि हम लोग मॉड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो मॉड वाला फॉर्मूला क्या है, कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस इज इक्वल्स टू
मीन माइनस मॉड, मैंने जो z लिखा हुआ है ना वो z बेसिकली मॉड ही है, तो मैंने एक वेरिएबल का नाम दे दिया मॉड को, ठीक है। तो मैंने मीन माइनस मॉड डिवाइडेड बाय ये जो वैल्यू आ रही है ना मेरी स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो मीन माइनस मॉड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये मेरे पास एक फॉर्मूला है कार्ल पियर्सन का, और इसके बाद एक और फॉर्मूला है वो भी आगे चल के आएगा, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो जो मुझे चीज़ें पता है वो तो पुट करो उसके अंदर। कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस जो है वो मेरे पास 0.5 थी, वो मैंने पुट कर दी। स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे पास 2 थी, वो पुट कर दी। मीन मेरे पास मैं पहले निकाल चुका हूँ ऊपर, तो मेरे पास 40 था, तो वो मेरे पास आ गया। उसके बाद मेरे पास सिर्फ z नहीं था, जो कि मेरे पास मॉड है, ठीक है। तो मॉड निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, वैसे ही रखूँगा उसको, मैं स्टैंडर्ड डेविएशन को उधर लेके जाऊँगा, आगे पीछे करके जो है वो वैल्यू यहाँ से z की निकालूंगा। ये तो इतना तो पता होगा तुम लोग को, सही है। z की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आ गई 39, और जो कि मेरे पास मॉड आ गया, तो मुझे यहाँ से मीन और मॉड दोनों पता चल गई, सिर्फ फॉर्मूले से हुए दोनों चीज़ें। एक दफ़ा दोबारा से बता देता हूँ, जब हमारे पास स्क्यूएनएस के अंदर, स्क्यूएनएस के दो दो फॉर्मूले ज़्यादातर यूज़ होते हैं। जब हमारे पास मीन और मॉड गिवन होता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, और जब हमारे पास मीन और मीडियन गिवन होता है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, वो अभी आगे आएगा, ठीक है। तो उससे भी करेंगे। अच्छा अच्छा, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 40 अभी फिलहाल छोड़ दो, क्योंकि बहुत बड़ा है। तो मैं अभी जो है ना ये मेरा ख्याल में ना ये रिकॉर्डिंग में समझाऊंगा, या तो फिर बल्कि मैं रिकॉर्डिंग में समझाऊंगा ये मैं अभी नहीं समझा रहा। ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत टाइम लगेगा, और मुझे क्या शायद जो है ना इसमें थोड़ा सा देखना भी पड़े, सर्च करना पड़े। तो ये वाला छोड़ दो, मोमेंट्स वाले जो सवाल है ना अभी फिलहाल छोड़ दो। अच्छा, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 41 कर लेते हैं, ये आसान है, जिनमें बता देता हूँ, ठीक है। एक मिनट वेट कर लो। देखो इसके अंदर देखो सवाल लिखा हुआ है कि द फर्स्ट 3 मोमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ 100 वैल्यूज आई आर, पता नहीं मैंने क्या लिखा है, ये 2 और 25 और 80 इस तरह से कुछ सवाल है, सही है। अब लिखा हुआ है कि फाइंड इट्स मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मेजर ऑफ स्क्यूनेस बतानी है, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पर जो है वो 3 चीज़ें पता करनी है। वैसे तो 3 चीज़ें नहीं, मतलब यहाँ पे 2 चीज़ें पता करनी है, क्योंकि तीसरी चीज़ का कोई इतना वो नहीं था। मीन हम लोग ने यहाँ पे पता नहीं किया, और सवाल सर ने जो है वो बताया भी नहीं था। तो यहाँ पर जो है ना सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन और स्क्यूनेस पता करनी है। देखो अब सवाल के अंदर हम लोग को 2 चीज़ें गिवन है, 2 नहीं बल्कि 3 चीज़ें गिवन है। हम लोग को मोमेंट्स की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, मीन मोमेंट्स जो होता है ना उनकी वैल्यूज यहाँ पर हम लोग को गिवन दी हुई है, कि आपकी जो पहला मोमेंट है उसकी वैल्यू आपके पास 2 है, जो दूसरा मोमेंट है उसकी वैल्यू आपके पास 25 है, और जो तीसरा मोमेंट है उसकी वैल्यू आपके पास 80 है। सवाल के अंदर गिवन है। हम लोग को क्या बताना है, हम लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन बतानी है और स्क्यूनेस बतानी है। तो देखो अब सबसे पहले क्या करो, कि सबसे पहले तो अभी स्टैंडर्ड डेविएशन छोड़ो फिलहाल, अभी पहले जो हम लोग क्या करते हैं स्क्यूनेस बताते हैं। अब स्क्यूनेस को तुम लोग क्या बोल सकते हो, स्क्यूनेस जो हम लोग जो है वो म्यू थ्री भी बोल सकते हैं, म्यू थ्री बोल सकते हैं ना स्क्यूनेस को हम लोग। फॉर्मूले के अंदर अगर तुम लोगों ने पढ़ा हो बीटा वन के फॉर्मूले के अंदर जो हम लोग करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उसके अंदर म्यू थ्री निकालते हैं। तो हम लोग म्यू थ्री से भी शो करवा सकते हैं कि आपकी वही स्क्यूनेस है, म्यू थ्री बेसिकली स्क्यूनेस ही होती है, ठीक है। वो तो न्यू थ्री और अपॉन न्यू टू करके होती है ना, तो उसका फिर हम क्यूब और स्क्वायर लेते हैं फिर बता सकते हैं ना, वरना या डायरेक्ट हम न्यू थ्री से बता सकते हैं। हम लोग को यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें गिवन नहीं है ना। हम लोग, मैंने इस वाले फॉर्मूले से करा, और मैंने ये देखा भी था नेट वगैरह पे सवाल, तो इसी से इस तरह से हुआ था, और वैल्यू वही वाली आ रही है सर वाली। अच्छा चलो सही। हाँ, ये वाले मोमेंट्स वाले जो 2-3 सवाल है ना, ये वैसे कोशिश करना कि ये छोड़ दो, अगर चॉइस पर आए ना तो ये छोड़ देना, क्योंकि बहुत बहुत बेनतहा मुश्किल सवाल है। अच्छा अब देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले मैंने जो है ना म्यू वन निकाल लिया, क्योंकि मुझे जो है ना म्यू थ्री फाइंड आउट करने के लिए मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए। म्यू थ्री का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू थ्री बार माइनस 3 म्यू टू बार म्यू वन बार और प्लस 2 म्यू वन बार का क्यूब। तो यहाँ से मुझे 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक मुझे पता होनी चाहिए अपना म्यू टू बार पता होना चाहिए, और जो है वो म्यू वन बार पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं म्यू टू बार और म्यू वन बार निकालूंगा, तब जाके जो है मुझे म्यू थ्री पता चलेगा।
ये हम लोग को वैल्यूज मोमेंट्स की वैल्यूज दी हुई है ना, मोमेंट्स अबाउट मीन दी हुई है। नहीं हम लोग को जो है ये सॉरी मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन सवाल के अंदर गिवन थे, सही है। मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन सवाल के अंदर गिवन है, जिसपे बार लग जाती है वो ओरिजिन आ जाता है, यानी कि वो रॉ मोमेंट है। और जो हमारे पास बार के बगैर वाली वैल्यू होती है वो हम लोग के पास जो है वो मोमेंट्स अबाउट मीन होती है, जो नॉर्मल वैल्यू होती है, ठीक है। तो हम लोग के पास सवाल में ओरिजिन वाली गिवन है और हम लोग से पूछा जो है वो मीन मोमेंट्स है। तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया, फॉर्मूले के जरिए से हम लोग को μ2 बार और μ1 बार यानी कि ये वाली वैल्यूज पता करनी है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले जो है वो मैं जो है वो ये वाली वैल्यूज निकालूंगा। अब मैं μ1 के लिए μ1 बार देखो मेरे पास यहाँ पे गिवन, μ1 बार जो है वो मेरे पास गिवन था सवाल के अंदर, क्या था 2, ठीक है। अब μ1 बार मेरे पास यहाँ पे गिवन है और मैं देखो मैंने यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर जो है ना गलती से यहाँ पे बार लगा दिया, यहाँ पे बार नहीं आने थे, यहाँ पे बार वाली वैल्यूज नहीं आनी थी, क्योंकि मैं मीन मोमेंट्स निकाल रहा हूँ ना। μ3 के फॉर्मूले के अंदर मैंने बार जो लिखे हैं वो नहीं आएंगे, यहाँ पे नॉर्मल वाली वैल्यूज आएंगी जो कि हम लोग अभी निकालेंगे, ठीक है। तो μ1 बार इज इक्वल्स टू 2 सवाल के अंदर मुझे गिवन था। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि समीशन xi माइनस ई1, यहाँ पर देखो समीशन xi माइनस ई वन को जो है ना, यानी कि समीशन ये जो मैंने ई लिखा है ना, ये ई है बेसिकली, ये समीशन नहीं है। तो उसको जो है हम लोग 1/n करके भी लिख सकते हैं, वो एक ही बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो ये सिंपल सी चीज़ थी कि समीशन ऑफ xi जो आ रही है उसमें से जो है वो आप एक और प्लस करवा दें, यानी कि जो आपकी पहली वैल्यू होगी, पहला मोमेंट जो होगा, यानी कि पहला मोमेंट आ रहा है ना मेरे पास, तो मैं इसको 1 प्लस करवा दूँ इसके अंदर। अच्छा ये सवाल के अंदर जो है ना ये प्लस है, ये सवाल कह रहा हूँ, ये फॉर्मूले के अंदर प्लस है ये, ठीक है। ये देख लेना, ये सही कर लो, बल्कि तुम लोग मैंने माइनस लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो समेशन ऑफ xi की जगह मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो है वो 2 रख दिया और बाकी मैंने एक वैल्यू इसमें और ऐड करवा दी, तो 2 + 1 मेरे पास 3 हो गया। ये थोड़ा सा इसका रट्टा लगा लेना है, मैंने सिर्फ यहाँ पे ई एक्स आई की जगह जो है वो मैंने जो है वो पहली वैल्यू पुट कर दी जो कि मेरे पास 2 आ रही थी, ठीक है। और उसके अंदर मैंने प्लस करके सिर्फ एक और वैल्यू ऐड करवा दी जो कि मेरे पास पहला मोमेंट आ रहा था ना, तो मैं उसको +1 करके भी लिख सकता हूँ। तो मेरे पास μ1 आ गया, μ1 बार मेरे पास यहाँ पे जो है ना μ1 आ गया मेरे पास 3, ठीक है। अब μ2 का फॉर्मूला क्या होता है, एक हाँ हाँ ऐसे होगा, ऐसे होगा, वैसे भी लिख सकते हैं इसको, सेम चीज़ है। अब देखो, अब μ2 बार का भी तुम लोग को फॉर्मूला पता होगा, μ2 बार लिखा हुआ है दोबारा से यहाँ पे μ2 का, सॉरी, ठीक है। तो वही वाला फॉर्मूला तुम लोग को दोबारा से पता होगा कि इसका भी फॉर्मूला यही होता है कि μ2 माइनस μ1 का होल स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा, μ2 की जगह मुझे वैल्यू गिवन थी, मुझे μ2 बार की जगह मुझे पता था सवाल के अंदर 25 दिया हुआ, तो मैंने 25 पुट किया, माइनस मैंने जो है वो यहाँ पे μ1 बार कर दिया, ठीक है। तो μ1 बार है यहाँ पर, तो मैं अब सवाल वाला लूँगा, यानी कि मैं 2 यहाँ पे रखूँगा और 2 का मैं स्क्वायर कर दूंगा तो 4 आ जाएगा, सही है। मैं यहाँ पे μ1 नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे μ1 बार लिखा है। वो इतनी कंफ्यूजिंग चीज़ है ना ये, कि बस ये तुम लोग रट्टे लगा लेना इसके यार, क्योंकि मैं इतना शायद सही से एक्सप्लेन नहीं कर सकूँ ये, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है ये, ठीक है। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज पुट करी है सवाल के अंदर, देखिए सिर्फ तुम लोग इसके फॉर्मूले याद कर लेना, फॉर्मूले में फिर अगर फॉर्मूला याद होगा तो सवाल में से देखिए वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेना। तो यहाँ पे मुझे μ2 पता चल गया, फिर μ1 और μ2 मेरे पास आ गया, तो मेरे पास यहाँ पे μ3 आ गया। अब μ3 के अंदर मैं μ2 और μ1 की वैल्यू पुट करूँगा। μ3 बार मुझे पहले सवाल के अंदर गिवन है 80 मैंने वहाँ पे रख दिया, बाकी चीज़ें मैंने पुट करी, तो मेरे पास यहाँ से μ3 आ गया, यानी कि मेन मोमेंट आ गया मेरे पास, मोमेंट अबाउट जो थर्ड मोमेंट था ना, जो कि मेरे पास स्क्यूनेस आ रही थी, वो मैंने यहाँ पे रख दी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे जो है वो स्क्यूनेस पता चल गई। अब मुझे ये भी कंफर्म नहीं हो रहा था कि स्क्यूनेस का तो अलग ही वो β1 में चले आती है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से किया है और बाकी सारी जगहों पे भी यही हो रहा था। बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है, मुझे भी इतने ज़्यादा क्लियर नहीं है ये, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज़ हम लोग से बोली हुई थी कि आपको जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास वेरिएंस आता है उसी पर हम लोग जो है वो अंडर रूट, उसको मतलब उसी का जो है हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, मतलब रूट लगा के कर देता हूँ, उसको रूट कर देता हूँ उसका। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अच्छा तुम लोग को यहाँ पर जो है ना ये वाली 2-3 चीज़ें याद करनी पड़ेंगी कि हम लोग वेरिएंस को क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या कहते हैं, और जो है वो μ3 को क्या कहते हैं। तो μ3 को हम लोग स्क्यूनेस कहते हैं जैसे, और वेरिएंस जैसे हम लोग का सिंबल होता है ना समीशन सिग्मा स्क्वायर, तो हम लोग उसको μ2 कहते हैं, सिग्मा स्क्वायर को हम लोग μ2 कहते हैं। μ2 का क्या मतलब है कि मोमेंट अबाउट सेकंड मीन, ठीक है, यानी कि मोमेंट अबाउट मीन जो हम लोग का सेकंड आ रहा होगा उसको हम लोग जो है वो वेरिएंस ही कहते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का मैंने सिंबल डाला हुआ है वही सिग्मा, और इज इक्वल्स टू मैंने क्या लिखा हुआ है कि μ2 का होल मैं रूट कर दूंगा, यानी कि जो मेरे पास वेरिएंस आ रहा होगा उसी का अगर मैं रूट कर दूंगा तो मेरे पास जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। तो देखो मेरे पास जो है वो यहाँ पे μ2 मैंने निकाला हुआ है, पर μ2 मेरे पास कितना आ रहा है 21,
तो मैंने क्या किया 21 मैंने वेरिएंस निकाल लिया, वेरिएंस वैसे यहाँ पे पूछा नहीं था लेकिन मैंने फिर भी निकाल लिया। वेरिएंस मैंने निकाला तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ 21 के ऊपर रूट किया है तो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। ठीक है, वेरिएंस के ऊपर अगर रूट करोगे तो तुम्हारे पास जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। सही है, ये याद रख लेना चीज़ें कि वेरिएंस का जो सिंबल होता है सिग्मा स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है, वो म्यू 2 के बराबर होता है, मोमेंट अबाउट मीन जो होता है उसके बराबर होता है, सेकंड मोमेंट के। सही है। अच्छा अब देखो 42 पर आओ। अरे सूझ गया यार मेरा। अच्छा लिखा हुआ है कि विच ग्रुप इज मोर सिमेट्रिकली स्क्यूड। अब देखो मैंने जो तुम लोगों को बात बताई थी ना अभी के जो है वो, हाँ एक मिनट होल्ड करना है। हाँ सॉरी यार। अच्छा अब देखो कि क्वेश्चन नंबर 42 है हम लोग के पास, इसमें लिखा हुआ है कि विच ग्रुप इज मोर सिमेट्रिकली स्क्यूड, यानी कि हम लोग को जो है वो क्या बताना है, स्क्यूनेस बतानी है। अब स्क्यूनेस कैसे बताएंगे हम लोग, कार्ल पियर्सन से 2.2 मैं मीन की जगह रखूंगा, 2.5 जो है वो मैं मीडियन की जगह रखूंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह मैं 12 रख दूंगा और मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा तो मेरे पास आंसर आएगा -0.075। ठीक है, तो अब मुझे ये बताना है कि दोनों में से कौन सी ज़्यादा सिमेट्रिकली स्क्यूड है, यानी कि कौन सी ज़्यादा सिमेट्रिकल हो रही है। ठीक है, तो अब -0.075 जो है वो मोर सिमेट्रिकल है, यानी कि जो मेरे पास जो ज़्यादा नेगेटिव में जा रही होगी ना वैल्यू, वो मेरे पास ज़्यादा सिमेट्रिकली स्क्यूड होगी। ठीक है, -0.075 बहुत ज़्यादा लेस वैल्यू है ना, तो इस वजह से मेरे पास वो सिमेट्रिकल है। सही है, और इस बस ये इतना सा सवाल था, सिर्फ वैल्यूज पुट करके बताना था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ 43 पर, वकास नीचे कर दो। अब देखो ये वाला सेम सवाल है, लिखा हुआ है कि कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज 0.32। अब यहाँ पर जो है ना हम लोग को कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस दिया हुआ है, यानी कि जो एस के लिखते हैं ना हम लोग फॉर्मूले में, वो गिवन है 0.32। लिखा हुआ है इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज 6.5, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है। अब लिखा हुआ है एंड द मीन इज 29.6, फाइंड द मॉड। अब देखो सवाल के अंदर क्या है कि मीन गिवन है और हम लोग के पास मॉड भी, मॉड मतलब मीन और मॉड का जिक्र हो रहा है। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 44 पर आओ। अब देखो ये वाला भी सवाल इजी है, बिल्कुल वही वाला सवाल है जैसे हमने लास्ट किया ना, बिल्कुल एग्जैक्ट वही सेम सवाल है, लेकिन ये ऐसा सवाल है इसके अंदर दोनों फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, यानी कि वो वाला फॉर्मूला भी यूज हो रहा है जब हमारे पास मीन और मॉड था, और वो वाला फॉर्मूला भी यूज हो रहा है जब हमारे पास मीन और मीडियन था। देखो सवाल में लिखा हुआ है कि इन अ डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल्स टू 65, मीडियन इज इक्वल्स टू 70 एंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज इक्वल्स टू -0.6। ठीक है, यानी कि सवाल के अंदर मुझे मीन और मीडियन गिवन है और स्क्यूनेस भी बताई हुई है कि आपके पास स्क्यूनेस इतनी है। अब मुझे मॉड बताना है और एक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बताना है। ठीक है, मुझे दो चीज़ें बतानी है यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले मैं सबसे अभी वेरिएंस को फिलहाल छोड़ दो, वेरिएंस को फिलहाल छोड़ो, सबसे पहले हम लोग जो है वो मॉड निकालते हैं। तो अब देखो मैं मॉड कैसे निकालूंगा, मॉड के लिए हम फॉर्मूला क्या मैं करूँगा, वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, एस के इज इक्वल्स टू मीन माइनस मॉड और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। एस के की जगह वैल्यू पुट करो एस के की, मीन की जगह 65 रखो जो वैल्यू गिवन थी, माइनस मॉड वैसी एज इट इज रहा। और देखो यहाँ पर जो है ना स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह मैंने वैसी छोड़ दी क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे सवाल के अंदर गिवन नहीं था, तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू निकाल नहीं सकता क्योंकि दो अननोन है ना, जब दो अननोन होता है तो आप निकाल ही नहीं सकते कोई चीज़। अब मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन में कैसे निकालूंगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो देखो तुम लोग को पता चल जाएगा कि सवाल के अंदर मीन भी गिवन है और मीडियन भी गिवन है, यानी कि इन दोनों चीज़ों से हम लोग जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि स्टैंडर्ड जो स्क्यूनेस का दूसरा वाला फॉर्मूला होता है एस के इज इक्वल्स टू 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उससे हम लोग आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि हम लोग को स्क्यूनेस भी पता है -0.6, मीन भी पता है 65 और मीडियन भी पता है 70। तो हम लोग जो है वो वैल्यूज पुट करेंगे और जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन को मैं उधर लेके जाऊँगा और बाकी जो मैं -0.6 को इधर लेकर आ जाऊँगा, बाकी कैलकुलेट करवा के जो है वो मेरे पास जो है वो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे पता चल गया कि मेरे पास 25 आ रही है। ठीक है, अब इस स्टैंडर्ड डेविएशन को मैं वापस इक्वेशन 1 में पुट करूँगा क्योंकि मुझे तो मॉड चाहिए था ना,
ठीक है। तो मैं इस स्टैंडर्ड डेविएशन को मैंने वापस ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट किया 25, उसके बाद मैंने दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा के जो है वो यहाँ पे मॉड मेरे पास आ गया 80। ठीक है, इस तरह से मैंने मॉड निकाला है। क्योंकि अब देखो मैंने क्यों किया था यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं थी, तो पहले मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाली, मीन माइनस मीडियन वाले फॉर्मूले से। उसके बाद मैंने वो वाली चीज़ जो है वो मॉड वाले फॉर्मूले में रख दी, तो मेरे पास मॉड आ गया। अब सिंपल जो है वो वेरिएंस निकालना है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, आपको जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह 25 रखो, वो भी गिवन है, और जो हमारे पास मीन आ रहा है वो कितना आ रहा है सवाल के अंदर 65। दोनों जगह मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट करी है और जो है वो डिवाइड करवा के मल्टीप्लाई करवा दिया 100 से, तो मेरे पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आ गया। सही है। अच्छा, एक मैंने सवाल अभी छुड़वाया तुम लोग को, एक मिनट, 40, हाँ 40 सवाल छुड़वाए, और जो है वो एक सवाल मैंने, और एक सवाल मैं एक और छुड़वा रहा हूँ 45। ये भी बहुत लंबा सवाल है, ये भी मैं रिकॉर्डिंग में समझाऊंगा, अभी नहीं समझा रहा ये वाला। ठीक है, एक 40 और एक 45, बाकी फिर हम लोग बस ये लास्ट के 4 सवाल रहेगा, ये बस करके फिर ख़त्म करते हैं। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 46 है। इसमें लिखा हुआ है कि द नंबर 4, 6, 12, 4, 10, 12, ये सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, यानी कि हम लोग को इससे क्या पता चल रहा है कि ये वाला जो डाटा है ये अनग्रुप डाटा हम लोग को गिवन है। सही है। अब इसका लिखा हुआ है कि हैव अ मीन ऑफ 7 एंड अ मॉड 4। अब ये वाली सारी चीज़ें गिवन है, यानी कि इस डाटा का जो है वो हमारे पास मीन गिवन है 7, और इस डाटा का जो हमारे पास जो है मॉड भी गिवन है 4। अब ये वाला इतना चालाक सवाल रखा है सर ने जो है ना, ये मतलब थोड़ा सा अगर तुम लोग अकल यूज़ करोगे ना, तो इसमें जो है हम लोग को एक वैल्यू पहले से मालूम है। इतना मज़े का सवाल था ये। कि देखो हम लोगों ने क्या किया कि मॉड क्या होता है, अनग्रुप्ड का मॉड क्या होता है। अनग्रुप्ड का मॉड ये होता है कि आपकी जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू हो रही होती है। तो रिपीटेड वैल्यू भी तो कोई एक वैल्यू होगी ना ऑब्जर्वेशन के अंदर। तो हम लोग के पास देखो लिखा हुआ है मॉड 4, यानी कि हम लोग को पहले बता दिया कि आपकी एक्स या वाई में से कोई एक वैल्यू जो है वो 4 है। तो सर ने जो है वो यहाँ पे थोड़ी सी दिमाग वाली चीज़ करी है कि पहले से बता दिया मॉड 4 है, तो जाहिर सी बात है एक्स और वाई में से कोई एक वैल्यू आपके पास 4 होगी, जो कि दोबारा से 4 रिपीट होगा। एक शुरू में 4 आ रहा है और एक लास्ट में 4 आएगा, जो हम लोग दोनों उसको जब सपोज करेंगे तो हमारे पास मॉड आएगा। ठीक है, अब देखो हम लोग से पूछा क्या है कि द वैल्यूज ऑफ टू नंबर्स एक्स एंड वाई। अब वो वैल्यूज बतानी है एक्स एंड वाई की। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पार्ट पर आए थे। अब देखो मुझे एक्स एंड वाई की वैल्यू पता करनी है, तो मैं सिर्फ एक वैल्यू पता करूंगा। मैं कैसे पता करूंगा, दूसरी वैल्यू मुझे खुद ब खुद पता चल गई। मैं एक्स की जगह 4 रख दूँ या मैं वाई की जगह 4 रख दूँ, मेरी मर्जी है। ठीक है, तो एक वैल्यू तो मुझे पहले से पता चल गई कि मेरे पास 4 है, क्योंकि सवाल के अंदर गिवन था पहले से। तो जो है वो मैंने एक्स की जगह 4 रख दिया। अब मुझे वाई पता करनी है। ठीक है, तो अब मैं कैसे करूँगा, मैंने फॉर्मूला क्या बताया था कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन का अनग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर। ठीक है, तो मेरे पास नंबर कितना है 9, और सम मेरे पास क्या बन रहा है, जब तुम लोग इसको आपस में सम करवाओगे ना 4, 6, 12, 4, 10, 12, 3, और एक्स की जगह जो 4 रखा था उसको, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 55 प्लस वाई। ठीक है, और प्लस वाई मैंने क्यों किया, क्योंकि जो है वो वाई की जगह भी तो कोई वैल्यू आएगी ना, तो मैं उसको अभी सपोज करके प्लस वाई कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैंने 9 को मैं उस तरफ ले गया, मैंने डिवाइड करवाया, आंसर जो है मेरे पास यहाँ पर y की वैल्यू आ गई मेरे पास 8। ठीक है, यानी कि मुझे यहाँ पे दोनों वैल्यूज पता चल गई, y की वैल्यू 8 आ गई और x की वैल्यू जो मैंने सपोज कर ली थी जो सवाल के अंदर गिवन थी 4 आ गई। ठीक है, तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या है कि लिखा हुआ है द मीडियन ऑफ दिस सेट ऑफ 9 वैल्यूज। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देखो 9 वैल्यूज। अब दोबारा से हम लोग को जो है यहाँ पे सर ने एक और हिंट दे दी। सर ने हम लोग को n बता दिया यहाँ पर कि जो है वो आपके पास जो मीडियन आपको बताना है वो 9 वैल्यूज को बताना है। ठीक है, तो 9 वैल्यूज हैं टोटल, तो हमारे पास n जो है वो हम लोग को पता चल गया कि n जो है वो 9 आ रहा है। ठीक है, अब मैंने बताया था कि मीडियन हम लोग कैसे निकालते हैं n ग्रुप का। अगर हमारे पास ऑड वैल्यू आ रही हो तो क्या करेंगे n+1/2, और अगर इवन वैल्यू आ रही होगी तो क्या करेंगे n/2 करेंगे और उसके बाद वाली भी टर्म ले लेंगे। लेकिन ऑड के लिए क्या करेंगे, n+1/2 टर्म जो होगी वही ले लेंगे। तो n की जगह मैंने 9 रखा, +1/2 कर दिया, तो वो हो गया मेरे पास 10/2। 10/2 मैं करूँगा तो मेरे पास जो है वो आंसर जो है वो फिफ्थ टर्म आएगी। सही है, फिफ्थ वैल्यू नहीं आएगी, यानी कि फिफ्थ कोई वैल्यू नहीं है, मीडियन नहीं है, फिफ्थ टर्म आएगी। अब फिफ्थ टर्म पे जो मेरे पास आंसर रखा हुआ होगा ना, जो मेरे पास वैल्यू रखी होगी वो मेरा मीन होगा। लेकिन अब देखो मैंने क्या किया है, मैंने जो है वो मैं इसमें से डायरेक्ट मीडियन नहीं निकाल सकता, क्योंकि मेरे पास जो सवाल के अंदर डाटा गिवन है वो अनअरेंज्ड है, वो अरेंज्ड डाटा नहीं है। और मीडियन कैसे निकालते हैं, हमेशा अरेंज डाटा से निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं उस डाटा को अरेंज करूंगा पहले, और फिर मैं बताऊंगा कि मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है। ठीक है, तो मैंने पहले जो है वो 3, 4, 4 रख दिया, फिर 6 रख दिया, फिर 8 रख दिया, 10, फिर 12, लाइन से मैंने असेंडिंग ऑर्डर के अंदर रखा। फिर मैंने देखा कि फिफ्थ टर्म मेरी कहाँ आ रही है, तो वो मेरे पास 6 आ रही थी, तो मैंने मीडियन बता दिया कि मेरे पास मीडियन है 6। ठीक है, फिर जो है वो मेरे पास
देखो मेरे पास इसका थर्ड पार्ट आ रहा था कि व्हेन द ऑड नंबर्स आर एडेड एस 7 + 9 and 7 - n, then SD of all 11 numbers is to be found for. Write mean of these 11 numbers and calculate the value of n. यहाँ पर देखो इसी सवाल के अंदर हम लोग से ना दो दो चीज़ें पूछी हैं, एक हम लोग से स्टैंडर्ड डेविएशन पूछी है और एक हम लोग से मीन पूछा है। तो देखो यहाँ से तुम लोग को पता चल रहा होगा कि दो चीज़ें हम लोग के पास लिखी हुई हैं कि व्हेन टू ऑड नंबर्स आर एडेड एज 7 + n एंड 7 - n, यानी कि हमारे पास जितनी वैल्यूज आ रही हैं 4, 6, 12, 4, 10, 12, 3 और x और y की जगह 4 और 8 रख दो। अब उसमें लिखा हुआ है कि उसी के अंदर आप दो वैल्यूज और ऐड कर दें, एक होगी 7 + n और एक होगी 7 - n। ठीक है, तो मैंने मीन का फॉर्मूला लगाया, मीन का अनग्रुप का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मैंने क्या किया, वही वाली सारी वैल्यूज लिखी ऊपर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में, और उसके बाद मैंने दो वैल्यूज और ऐड कर दी जो कि सवाल में मुझे गिवन थी, 7 + n और 7 - n। मैंने एग्जैक्ट वही रख दी, 7 + 7 + n + 7 - n। ठीक है, अब प्लस n माइनस n मेरे पास कैंसिल हो गया था, तो मेरे पास ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो गई। अब जो है बाकी जो नंबर्स बचे मैं उनको जो है वो सम अप करवाऊंगा, 11 से मैं डिवाइड करवाऊंगा। अच्छा देखो यहाँ पे मैंने n जो है वो 11 कर दिया, पहले मैंने जो है वो n कितना किया हुआ था 9, लेकिन अब मेरे पास दो वैल्यूज ऐड हुई है ना मजीद, तो मैं n जो है वो 9 करूंगा, 9 से जो है वो मैं 11 कर दूंगा। ठीक है, जो है अब देखो मैंने एक मिनट, अब देखो मैं क्या करूंगा कि मैं जो है वो इन सारी वैल्यूज को सम अप करवाऊंगा, 11 से डिवाइड करवाऊंगा, तो मेरे पास मीन आ जाएगा। ठीक है, अब सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन बतानी है, मैं बताता हूँ, बोलो। हाँ ठीक है, अब देखो हम लोग जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे बताएंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/n। अब देखो मैंने क्या बताया था कि जब आपके पास मीन नहीं गिवन होगा तो वो दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो हम लोग के पास मीन गिवन है ना, तो हम लोग नॉर्मल फॉर्मूला यूज करेंगे, √1/n समीशन xi माइनस x का मतलब xi माइनस मीन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैंने 1/n की जगह मैंने 1/11 रख दिया, n की वैल्यू मेरे पास 11 आ रही थी ना, यानी कि थर्ड पार्ट के अंदर से ही मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहा हूँ, मैं सेकंड और फर्स्ट में से नहीं निकाल रहा, तो मैं n की वैल्यू 11 ही रखूंगा, और xi माइनस मीन में से मीन का मैं स्क्वायर कर दूंगा, यानी कि xi में बारी बारी सब वैल्यूज को रखूंगा, यानी कि पहली xi जो है वो मेरे पास कितनी थी, 4, तो जो है मैं 4 में से मैं मीन को माइनस करवाऊंगा, मीन मेरे पास कितना आ रहा था 7। ठीक है, तो मैं 4 में से जो है वो यानी क्या लिखिए, ठीक है, हाँ ठीक है, सही है, मैं ये वाली वैल्यू को रख दूंगा। उसके बाद जो है मैं दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या थी 6, 6 में से 7 को करवाऊंगा, उसके बाद मैंने 12 में से 7 को करवाऊंगा, इस तरह से जो है ना सब में मैं सारी वैल्यूज को जो है मैं मीन से माइनस करवाता रहूंगा और उनका स्क्वायर लेता रहूंगा, और समीशन के साइन की वजह से मैं प्लस लगाता रहूंगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो मैं क्या करूँगा, दोनों को जो है वो माइनस करवा के जो है वो होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल दूंगा। ठीक है, मतलब जो है वो जैसे मैंने 6 - 7 को करवाया तो 1 आ गया, तो 1 को मैंने स्क्वायर करवा दिया, इतना तो पता ही होगा ना बस। ठीक है, ये वाली सारी चीज़ कर दी मैंने। अब देखो लास्ट में मेरे पास एक चीज़ बन रही थी, लास्ट में जो है मैंने क्या किया है कि 7 + n - n, देखो 7 + n - 7 है और है 7 - n - 7। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर पहली चीज़ के अंदर 7 और -7 मैंने कैंसिल आउट करवा दिया, और दूसरी चीज़ के भी अंदर जो है वो मैंने 7 और -7 कैंसिल आउट करवा दिया, क्योंकि ये वैसे ही कैंसिल हो रहे थे ना, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ n बचा। ठीक है, तो n का स्क्वायर हो गया और दोबारा से n का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से जो है वो मुझे बेसिकली n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन तो मुझे सवाल के अंदर गिवन ही था, सवाल के अंदर दिया हुआ है ना कि आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 4 है, तो मैंने उसकी जगह 4 रख दिया, मुझे यहाँ से जो है वो n की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, इसको जो है मैं सॉल्व करवाऊंगा तो मेरे पास ये वैल्यू बन जाएगी, जब मैं इसके ऊपर रूट हटाऊंगा इसका, तो उस तरफ मेरे पास 4 का जो है वो स्क्वायर 16 हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास 1/11 हो जाएगा, और जो है वो 104 + 2n स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि दो n स्क्वायर 2 है ना, तो 2n स्क्वायर हो जाएगा। सही है, उसके बाद जो है मैं 11 को मैं उधर लेके चला गया, 16 से मैंने मल्टीप्लाई करवाया, उसके बाद जो है मैंने प्लस माइनस करवा के इधर उधर करवा के 2 से जो है वो 72 को कैंसिल आउट करवाया, उसके बाद जो है मैंने इसका रूट ले लिया, उसके बाद जो है मैंने इसका स्क्वायर मैंने रूट लिया, तो मेरे पास जो है वो वैल्यू आ गई 36 से, जब मैं रूट लूँगा तो वैल्यू मेरे पास आ गई 6, और अंडर रूट में जब 36 करूँगा तो 6 आ जाएगी, लेकिन जो है वो अब हम लोग को ये नहीं पता कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो रेडिकल के बाद जो वैल्यूज निकलती है उसको हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के साइन के साथ लिखते हैं। ठीक है, तो यार इस तरह से बिलाल, मैंने ये वाला समझ आ गया, बस एक दफा ये पार्ट 1 जो है ना वो जरा दोबारा से बता देना, पार्ट 1, मतलब इसी सवाल देखो का देखो पार्ट 1 देखो जो है देखो ना। हाँ, देखो 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 मैं बता रहा हूँ, देखो इसके अंदर ना थोड़ी सी सर ने जो है ना दिमाग घुमाने वाली चीज रखी है। सर ने बोला है कि द वैल्यूज ऑफ टू नंबर्स x एंड y, मतलब जो दो नंबर्स आ रहे हैं ना हमारे पास ऑब्जर्वेशन के अंदर, x एंड y जो आ रहा है उसकी वैल्यू बतानी है। अब देखो वलीद, तुम देखो फर्ज करो हम लोग जो है वो डाटा अगर बनाते हैं तो उसके अंदर मॉड क्या होता है,
अनग्रुप डाटा के अंदर मॉड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा रिपीटेड वैल्यू हो रही होती है, हम्म, ठीक है। तो अब देखो सवाल के अंदर हम लोग को पहले गिवन है, सवाल के अंदर बोला हुआ है कि आपका जो मॉड आ रहा है वो 4 आ रहा है, ठीक है। यानी कि 4 कोई ऐसी वैल्यू होगी जो मैं ऑब्जर्वेशन के अंदर जब वापस रखूंगा और जब मैं उसको चेक करूंगा, दोबारा ऑब्जर्वेशन को मैं चेक करूंगा कि मेरे पास 4 आ रहा है, और दोबारा मैं आगे आगे देखूंगा तो दोबारा से 4 आ रहा होगा, तो जो है वो मेरे पास वो मॉड निकल जाएगा। तो मॉड मेरे पास पहले से गिवन है, तो ठीक है। यहाँ पे जो है वो एक्स और वाई की जगह मैं 4 रख सकता हूँ, यानी कि मैं एक्स की जगह 4 रख सकता हूँ या मैं वाई की जगह 4 रख सकता हूँ। तो एक सवाल मतलब ये वाली जो वैल्यू मुझे गिवन है, ठीक है। अब जो मैं वाई निकालना है, मुझे सिर्फ वाई निकालना है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं मीन का फॉर्मूला लगाऊंगा, मीन इज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय एन, एन की जगह मैं 9 रखूंगा, सम की जगह मैं क्या करूंगा, ये सारी वैल्यूज रखूंगा 4 प्लस 6 प्लस, मैंने इसको जो है सम अप करके पहले लिख दिया, यानी कि मैं 55 मैंने लिख दिया, इंक्लूडिंग 4 जो मैंने पहले दोबारा से ऐड किया है अभी, जो मैंने मॉड ऐड किया ना, तो मैंने उसको भी ऐड करवाया इसके अंदर, इस ऑब्जर्वेशन के अंदर, सही है। तो 55 प्लस वाई कर दिया, प्लस वाई मैंने क्यों किया है कि वो भी तो वैल्यू एक आएगी ना मेरे पास जो मैं ऐड करवाऊंगा बाद में, ठीक है। तो मैंने इसको प्लस वाई अभी फिलहाल मैंने इसको प्लस वाई रख दिया। उसके बाद जो है मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाई है, उसके बाद जो है वो वाई को मैं उधर लेके गया, तो मेरे पास यहाँ पे वाई की वैल्यू आ गई 8, सही है। वाई की वैल्यू 8 आ गई, Right. एक्स की वैल्यू जो है वो मेरे पास पहले से गिवन थी 4, जो सवाल के अंदर दिया हुआ था, थोड़ा सा दिमाग वाला सवाल था ये, सेट सही। सही। अच्छा क्वेश्चन नंबर 47 जो है ना, ये तुम लोग जो है ना, ये मैं समझा नहीं रहा क्योंकि मुझे भी नहीं आता, तो जो है वो ये तुम लोग याद कर लेना, क्योंकि ये जो है ना बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सर ने हम लोग के सिलेबस से कटवा दी है, तो जो है वो ये इंक्लूड नहीं है, मुझे नहीं लगता इसका कोई सवाल आएगा। लेकिन ये वाली पूरी चीज़ जो है मैंने एग्जैक्ट ये जो दिस देयर लिखा हुआ है ना, देयर से लेके आंसर तक मैंने पूरा गूगल से छापा ही है ना, तो ये पूरा छाप लेना तुम लोग मैंने भी जाने की पूरा छापा ही है, तो ये मुझे कुछ नहीं पता इसका, ठीक है। और बाकी मुझे लग रहा वाला सवाल आता है। अच्छा 48 पर आओ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 50 जो है ना वो भी मैं अभी छुड़वाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 15 भी थोड़ा सा लंबा है, वो थोड़ा सा टेक्निकल है, तो वो मैं अभी बताता हूँ, सही है। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 48 और 49 बस 2 सवाल रह गए, उसके बाद फिर मैं जान छोड़ दूंगा तुम लोग को पक्का। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा हुआ है कि शो फ्रॉम द बेसिक डेफिनेशन, ये जो है ना हम लोग के पास डेरिवेशन है, मतलब इसमें जो है ना कोई सवाल में कोई इतना काम नहीं हुआ है, सिर्फ हम लोग को ये बताना था कि स्टैंडर्ड डेविएशन की जो चीज़ हुई है ये कैसे हुई है, और ये मतलब इसमें थोड़ी सी चीज़ें बतानी थी कि कैसे बनता है ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, ये वो मैंने बहुत बहुत सर्च किया कि मुझे कोई डेरिवेशन मिल जाए इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन की, लेकिन मुझे नहीं मिली। तो मुझे एक ही थोड़ी सी वैलिड चीज़ लगी थी, तो मैंने यहाँ पर एग्जैक्ट चीज़ छाप दी थी, ये ना मतलब इसमें कोई समझाने वाली चीज़ है नहीं, सिर्फ ये लिखा हुआ था कि आपके पास अगर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन x1 x2 xn तक जा रहे हैं, यानी कि बहुत सारी ऑब्जर्वेशन है, तो जो है वो आपके पास ये लिखा हुआ था कि विद मीन एक्स, यानी कि मीन भी दिया हुआ था, मे बी फाउंड बाय एवेलुएटिंग, और ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ था स्टैंडर्ड डेविएशन का, यानी कि समेशन एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। ये वही वाला फॉर्मूला है वो जो मैंने अभी तुम लोग को थोड़ी देर पहले करवाया था ना, जो मैंने दूसरा फॉर्मूला बताया था, ये वही वाला फॉर्मूला, सही। लेकिन ये मुझे इसकी डेरिवेशन कहीं पे भी नहीं मिली है। अब देखो मैंने जो है ना वो लेट कर लिया कि x1 x2 और xn से जो है वो मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और x जो है वो मेरे पास अर्थमेटिक मीन है, तो जो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होगा वो मेरे पास ये वाला होगा, एक्स आई माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। अगर जो है वो मेरे पास ये वाला फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब देखो मैं बस मैंने इसको थोड़ा बहुत जो है ना इवेलुएट करके बता दिया, थोड़ा बहुत के जो है वो इसके जो है हम अपनी तरफ से थोड़ा बहुत घुमाते रहना, तो मैंने इसको इस तरह से कर दिया कि जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन को किस साइन से शो करते हैं, और मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें बता दी स्टैंडर्ड डेविएशन की, मैंने नीचे डेफिनेशन लिखी है, अगर तुम लोग को याद करनी हो तो ये लिख लेना स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर कि हम लोग जो है वो क्या बताते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है, और इसके अंदर हम लोग क्या बताते हैं, डिस्पर्स्ड होता है और कितना क्लस्टर्ड होता है डाटा, जो है वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस सवाल के अंदर इतना कुछ समझाने का था नहीं, बस स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब बताना था ये वो। हाँ अच्छा अब ये आखिरी बस ये सवाल है 49। अच्छा ये देखो थोड़ा सा ये देखो इसमें लिखा हुआ है कि फॉर अ सेट ऑफ 20 नंबर्स समेशन x इज इक्वल्स टू 300 एंड समेशन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5500, ठीक है। लिखा हुआ है कि फॉर अ सेकंड सेट ऑफ 30 नंबर्स समेशन x इज इक्वल्स टू 480 एंड समेशन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9600,
यानी कि हम लोग के पास यहाँ पर 2 सेट गिवन है, यहाँ पे हम लोग के पास कोई एक सेट गिवन नहीं है जिसका, और पूछा हुआ क्या है हम लोग से, लिखा हुआ है कि फाइंड द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द कंबाइंड सेट ऑफ 50 नंबर्स। ठीक है, यानी कि हम लोग को पहले जो है वो हम लोग को अलग अलग बताना है। सबसे पहले तो जाहिर सी बात है हम लोग कंबाइंड तब तक नहीं बता सकेंगे जब तक हम लोग इंडिविजुअली नहीं बताएंगे। तो हम लोग को सबसे पहले अलग अलग बताना है। सबसे पहले सेट 1 का मैं बताऊंगा मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाद मैं सेट 2 का बताऊंगा मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, उसके बाद जब मैं ये चीज़ें कर लूँगा तो जो है वो उसके बाद मैं कंबाइंड बताऊंगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैं पहले सेट पर आया। पहले सेट पर देखो मैं मीन कैसे निकालूंगा। मीन निकालने का क्या फॉर्मूला है, अर्थमेटिक मीन का कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर मेरे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 300, और मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे 20। जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है ना एक्स स्क्वायर, वो मत लेना क्योंकि वो हम लोग के मीन के उसके अंदर कोई काम नहीं है उसका। ठीक है, यहाँ पर मैंने सिर्फ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की जगह 300 लिख दिया, एन की जगह जो है वो मैंने 20 लिख दिया। ठीक है, अब मैंने जो है वो यहाँ पे 20 वही वैल्यू बस डिवाइड करवाया तो मेरे पास यहाँ पे पहले सेट का मीन आ गया। इसी तरह जो है मैं दूसरे सेट पर आया, दूसरे सेट के अंदर मैंने सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 480 था, और नंबर जो था वो मेरे पास 30 था। जो मैंने दोनों को डिवाइड करवाया तो मेरे पास जो है वो मीन आ गया 16। सही है, अब जो है वो मैं कंबाइंड मीन निकालूंगा। तो मैं कंबाइंड मीन कैसे निकालूंगा, कंबाइंड मीन निकालने का ये वाला फॉर्मूला होता है, मैंने लिखा हुआ है एक्स बार सी, यानी कि सी जो है वो यहाँ पे शो करवा रहा है कि कंबाइंड मीन है आपका। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि आपकी जो कंबाइंड मीन की सम जो आपकी वो है ना सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है ना, आप उनको आपस में ऐड करवाओ न्यूमरेटर के अंदर और डिवाइड करवा दो उसको। जो आपके पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, यानी कि 20, जैसे मेरे पास पहले सेट की 20 थी और सेकंड सेट की मेरे पास 30 थी, तो 20 और 30 को मैं आपस में प्लस करवाऊंगा डिनोमिनेटर के अंदर, और प्लस करवाऊंगा मैं और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन के अंदर जो है वो 300 को और 480 को। ठीक है, तो मैंने वही काम किया, जैसे तुम लोग को दिख रहा होगा कि मैंने वही वाला काम किया। जैसे मैं अगर इंडिविजुअली भी निकालूं तो मैं ये वाला फॉर्मूला लिखूंगा कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे जबकि मैं कंबाइन निकालना तो मैंने 300 प्लस 480 कर दिया और 20 डिवाइडेड बाय 30 कर दिया। सही है, मैंने जब प्लस करवाया डिवाइड करवाया तो मेरे पास जो है वो यहाँ पर कंबाइंड में आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए चाहिए होगा ना। हाँ, तो मर्जी है तुम लोग की, अगर तुम लोग सेम अगर जो है वो कंबाइंड निकालना चाहो तो कंबाइंड में निकाल सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर अलग निकाल लो तो थोड़ी सी चीज़ है ये। अगर हाँ, अगर कंबाइंड निकालना चाहो तो कंबाइंड ऐसे भी निकाल सकते हो, और अगर अलग अलग करके जाओ तो अलग अलग कर भी सकते हो। ठीक है, अब देखो हम लोग से पूछा गया कि आप कंबाइंड एस डी बताएं, यानी कि कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन बतानी है। इसका फॉर्मूला देखो हम लोग के पास यहाँ पे जो है वो, अब मैं ये वाला फॉर्मूला लिखूंगा, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे समेशन एक्स स्क्वायर मैंने क्यों लिया है, यहाँ पे मैंने ये वाला फॉर्मूला क्यों लिया है, क्योंकि सवाल के अंदर देखो मुझे गिवन है कि समेशन एक्स स्क्वायर आपके पास जो है 5500 है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला सिलेक्ट किया। ठीक है, तो मैं समेशन एक्स स्क्वायर की जगह जो है मैंने ये वाली वैल्यू रख दी, और जो है वो एन की जगह जो है मैंने एन की वैल्यू, अब देखो मैंने इसको सॉल्व मैंने कैसे किया है कि देखो मैंने क्या किया कि समेशन मैंने यहाँ पे लिखा है समेशन 50, और मतलब कि मैंने नीचे जो मैंने 1 लिखा हुआ है ना, यानी कि वो शो करवा रहा है कि इनिशियल वैल्यू जो है वो आपकी 1 से 50 तक जा रही है, कि आई इज इक्वल्स टू 1 है वो, और ऊपर जो 50 शो करवाया यानी कि 50 वैल्यूज है। तो देखो समेशन 50 आई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मैं तोड़ के भी तो लिख सकता हूँ ना इसको। मैं तोड़ के इसको कैसे लिख सकता हूँ कि 20 का एक समेशन हो गया और 30 का एक समेशन हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे दोनों जगह 20 लिखा है, वो 30 कर लेना। सही है, एक समेशन जो है वो आपका 30 का हो गया, एक समेशन जो है वो आपका 20 का हो गया। जब आप इसको आपस में कंबाइन करोगे तो आपकी दोबारा वैल्यू जो है वो वही आएगी, समेशन ऑफ 50 आएगी। तो ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले जो देखो मैं क्या यहाँ पे क्या करूँगा कि मैंने जो है वो समेशन ऑफ जो मेरे पास समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर थी ना, जो मेरे पास जो देखो पहली वैल्यू का मुझे दिया हुआ है 5500, मतलब जो पहला सेट है ना मेरे पास उसका एक्स स्क्वायर मुझे गिवन है 5500। तो मैंने यहाँ पर जो है वो एक्स स्क्वायर की जगह यानी कि जो मेरे पास पहली ऑब्जर्वेशन थी उसकी जगह मैंने यहाँ पे 5500 पुट कर दिया, और दूसरी जो मेरे पास वैल्यू थी, दूसरा जो सेट था उसके पास मेरे पास देखो एक्स आई मेरे पास गिवन है 9600, तो मैंने दूसरी जगह जो है वो 96 रख दिया, 9600 रख दिया। ठीक है, यानी कि जो है मेरे पास पहला सेट 20 का था तो मैंने यहाँ पे 5500 रखा, दूसरा सेट मेरे पास 30 का था तो मैंने यहाँ पे 9600 रख दिया। दोनों को मैंने प्लस करवाया तो मेरे पास जो है वो कंबाइंड जो है वो एक वो आ गई, एक कंबाइंड वो आ गई, समेशन आ गई मेरे पास। ठीक है, अब इस कंबाइंड समेशन को मैं फॉर्मूला में यूज़ करूँगा, मतलब मैं पहले नहीं यूज़ कर सकता था इसको, जो मेरे पास लिखा हुआ है ना कि समेशन एक्स स्क्वायर, जो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पे 5500 और 9600 मुझे अलग अलग करवाना पड़ता है, इससे अच्छा मैंने नीचे एक साथ करवा दिया। इनको पहले मैंने सम करवाया और जब मेरे पास सम का आंसर आ गया 15100, अब मैं इसको वहाँ पे फॉर्मूले के अंदर पुट करवाऊंगा। ठीक है, तो एन मेरे पास क्या था 50, एन की जगह मैंने 50 रखा। मीन मेरे पास क्या निकल रहा था, मीन मेरे पास आ रहा था 15.6। यहाँ पे देखो हम लोग कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेना,
तो हम लोग यहाँ पे कंबाइंड मीन ही निकालेंगे, यानी कि कंबाइंड मीन ही रखूंगा मैं यहाँ पर, इंडिविजुअली मीन नहीं रखूंगा। तो मैंने यहाँ पे 15.6 का होल स्क्वायर रखा, और जो है वो मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह मैंने यहाँ पे 15100 रख दिया, यानी कि यहाँ पे जो ये दोनों, ये जो 15100 है, ये दोनों सेट्स का जो है वो कंबाइंड सम है, कंबाइंड सम आया मेरे पास दोनों सेट्स का, ठीक है। उसके बाद जब मैंने इन दोनों आपस में इसको सॉल्व करवाया तो मेरे पास जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई 7.05, ठीक है। ये वाला सवाल समझ में आ गया। अब क्लियर हो गया सबको वाले सारे असाइनमेंट क्लियर हो गए, सिर्फ दो सवाल नहीं, 3 सवाल रह गए, 41, 50 और एक और सवाल रह गया, ठीक है। यार अगर मेरी कोई बात सुनो, हाँ अगर अगर हमारे मेरे पास ग्रुप डेटा है तो मैं उसके अंदर ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, ये कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन का। नहीं, नहीं कर सकते। वो तुम्हारे ठीक पास है, सवाल के अंदर ना, तुम्हारे पास सवाल के अंदर पहले से गिवन होगा वो, क्या आप जो है वो, आपको एक सेट दे रहा हूँ मैं, आपको दूसरा सेट दे रहा हूँ मैं, उसके बाद वैल्यूज गिवन होगी, तो आपको फिर वो यूज करना पड़ता है। ठीक है। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो, बाकी जो 3 सवाल बचे हुए हैं ना, 40, 50 और एक और पता नहीं कौन सा सवाल है, मोमेंट्स वाला है। तो अब क्लास नहीं होगी स्टैट्स की, आखिरी क्लास थी स्टैट्स की, और यार मुझे इंशाल्लाह ना जो है तुम्हारा वो वो वॉइस नोट वाला सवाल एक समझ नहीं आया था, कौन सा, 9 वाला, क्वेश्चन नंबर 9। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ, मैं अभी समझा देता हूँ इसमें। बिलाल टाइम है तो कंडीशनल ठीक है, प्रोबेबिलिटी ठीक करवा है दे। यार, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैं अभी भेज रहा हूँ ना, रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ तुम लोग को, मैंने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन तो करवा दिया ना, तो मैंने रिकॉर्डिंग जो भेजी थी सारी 10 भेजी है, तो वो मैंने करवा दिया। अब मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की भी मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा तुम लोग को, सही है, आसान है, बच्चों वाली चीज़ है बिल्कुल, चलो वो करवा देना बस। सही है? बाकी यार ठीक बिलाल है बहुत बस, बहुत शुक्रिया आपका यार, बहुत 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 हाँ बहुत बहुत शुक्रिया यार। फिर हम लोग, कोई बात नहीं है, बहुत बहुत हम शुक्रिया लोग यार। फिर इंशाल्लाह भाई। हाँ, नेक्स्ट सेमेस्टर में खुश मिलते हैं। रखे भाई, अल्लाह तुम्हें खुश रखे यार। तो बिलाल यार एक और काम कर सकता है क्या हाँ, यार, वो अगर फॉर्मूले तूने लिखे हो ना कहीं सारे के सारे, मैं भेज रहा हूँ, या रात तो में भेज रहा हूँ, फॉर्मूले भेज रहा हूँ और साथ में डेफिनेशन भी भेज रहा हाँ यार ये दे अच्छा काम है ना, ये फॉर्मूले से अब दे जाओगे ना तो याद करने में आसानी होगी। हूँ। फॉर्मूले या तो और डेफिनेशन जो हम लोग की इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ना, जो सवाल के अंदर सर पूछेंगे कि कर्टोसिस क्या होता है, स्टेम लीफ क्या होता है, और वो क्या चीज़ थी वो वो वेरिएंस वो वगैरह। जो मोमेंट्स बॉक्स मोमेंट्स सिस्टम वगैरह। वगैरह वो पूछ लेंगे ना सर कि होता क्या है, इससे क्या निकलती मोमेंट्स है वगैरह सिक्वेंशियल हाँ। डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये मैं सबकी डेफिनेशन रात में तुम लोग को भेजूंगा ग्रुप पर, ठीक है, कल आ रहे हो क्या सारी तुम? चीज़ें भेजूंगा। रिकॉर्डिंग अपलोड कर हाँ देना। हाँ, मैं बना रहा हूँ। अरे कल आ रहे हो थ्योरी कितनी क्लास? लिखनी होगी ये बता। क्या कह रहे हो? क्लास लेने आ रहे हो कल? ये थ्योरी मतलब कितनी लिखनी होगी, कितनी लंबी लिखनी होगी थ्योरी एक यार, सवाल में? थ्योरी मेरे ख्याल में, थ्योरी देखो 16 नंबर का सवाल है ना एक, तो यानी कि हाँ आठ तो आठ मतलब नंबर को 8 डिवाइड मार्क्स कर की दो। थ्योरी लिखनी होगी तो कितने 8 मार्क्स हिसाब की से थ्योरी, कितने यानी कि लिखने जो है वो, चाहिए? अब थ्योरी में तुम जो है वो कम से कम 1-1.5 पेज तो लिखो। मैं तुम लोगों को भी चीज़ें भेजूंगा ना, वो तकरीबन इतनी होंगी, और वैसे ही अगर रांची यूनिवर्सिटी की पेजेस इतने छोटे छोटे हैं, वो भर जाएगी आराम से। अबे लेकिन चौड़े तो इतने हैं ना। खैर है, कोई बात नहीं, बड़ा करके लिख लेना। तो चलो मतलब हर चलो। सवाल के साथ एक एक थ्योरी आएगी और वो 8 हाँ नंबर हाँ की है। हाँ, 8 नंबर की थ्योरी होगी, वो सही है। और बाकी जो है ना, थ्योरी के साथ तुम्हें फॉर्मूला में जो है ना, उसमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ें लिख देना कि इसकी स्क्यूनेस वगैरह क्या होगी, और सर चीज़ें ही ऐसे देंगे कि जो है ना हमारी लंबी खिंचेंगी, जैसे सर ने बोल दिया कि स्क्यूनेस बताएं, कर्टोसिस बताएं, मोमेंट्स बताएं, तो उसमें इतनी सारी चीज़ें बता सकते हैं हम लोग, इतनी सारी वैल्यूज और फॉर्मूले और ये और वो सब बता सकते हैं। स्क्यूनेस से हम लोग कार्डिक्वेशन भी बता सकते हैं, उसके 3 फॉर्मूले भी ड्राइव कर सकते हैं, सब कुछ बता सकते हैं, तो वो 2-3 पेज में आराम से आएगा। और थ्योरी भी लंबी करनी पड़ेगी। हाँ, 8 चलो नंबर की, यार कम से कम बस 8 नंबर की, तो ठीक है। बस अब पास हो जाए यार। हाँ इंशाल्लाह सब हो जाएंगे यार। भाई वली तुम आगे आ जाना यार उस दिन की तरह, सही है ना? हाँ बस, अबे वो तो बातें कर रहा था इसलिए बुला लिया था। हाँ तो कल भी करना बातें, परसों आ जाना आगे। सही है। चलो चलो ठीक है, अल्लाह फिर हाफिज़ बिलाल, इंशाल्लाह शुक्रिया यार। मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, चलो शुक्रिया अल्लाह बिलाल। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। सही है भाई, शुक्रिया यार बहुत। हाँ, कोई मसला नहीं है।